इन सर्कुलेशन, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, रेस्पिरेशन वाला ऑलरेडी डन हो चुका, ठीक है। तो सब लोग आ जाएं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो खून मतलब ब्लड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, हर तरीके से रिलेट करता है, ठीक है। तो अगर आप ब्लड के बारे में बात करोगे तो इट इज़ हैविंग 3 कंपोनेंट। अगर आप देखें तो इसके पास एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ब्लड के बारे में मतलब क्या ही मैं बताऊं, तुम लोग को तो इतना पता है ब्लड के बारे में। बस मैं तुम लोगों की, जैसे मैंने बोला कि तुम लोग सारे लोग कौन हो, हनुमान हो, राइट, और मैं कौन हूँ, जामवंत। तो मुझे बस तुम्हारी जो मेमोरी चली गई है पिछले जन्म वाली, जिसमें तुम्हारे पास जो अपार शक्तियाँ हैं उनको बस याद दिलाना है। और वो अपार शक्ति है कि तुम्हें ऑलरेडी पता है सब ज़ूलॉजी में, क्योंकि तुम सब लोग पहले से ही डॉक्टर थे, ठीक है। तो चलो वापस आ जाते हैं, ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड जो है, अगर हम एक सिंपल पीपीटी के थ्रू इसको समझे, पहले देख लेते हैं कि ब्लड क्या पूरा, अगर आप देखोगे तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होती है। ब्लड एक कैसा टिश्यू है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्या पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर में, हमने पढ़ा है कि ब्लड इज अ विच टाइप ऑफ टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड में पहले हम लिख सकते हैं कि इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, क्या इसके अंदर फाइबर्स होते हैं? क्या बाकी के कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर फाइबर्स होते हैं? तो ब्लड एक ऐसा यूनिक कनेक्टिव टिश्यू हो गया जिसके अंदर क्या नहीं होते, फाइबर्स नहीं होते, राइट। सो ब्लड, सबसे पहले अगर एक चीज हमें समझनी है तो ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है। यस यस प्लीज। सो ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो ब्लड के अंदर क्या कंपोनेंट है, सबसे पहले हम समझते हैं। हमारे पास है, एक है प्लाज्मा और दूसरे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द सेल्स दैट वी आर हैविंग इन द ब्लड, राइट। सो प्लाज्मा एक ऐसा पार्ट हो गया, कितना परसेंट होता है, कोई बताए अगर बता सकता है तो? 55% आपके पास प्लाज्मा होता है और 45% आपके पास क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ब्लड जो है उसमें 55% प्लाज्मा है और 45% क्या है, हमारे पास सेल्स हैं या फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। तो अगर कहीं फॉर्म्ड एलिमेंट्स लिखा होता है या आपके पास ये लिखा होता है कि सेल्स, ब्लड सेल्स, तो इट्स फाइन, दोनों ठीक है। तो ब्लड के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि ब्लड क्या है, इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड हमने पढ़ा कि इसकी कंपोजिशन में वी आर हैविंग द 2 कंपोनेंट्स, वन इज प्लाज्मा, सेकंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अभी हम 1 by 1 दोनों की कंपोजिशन देखेंगे। फर्स्ट कंपोजिशन फॉर द प्लाज्मा, सेकंड फॉर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इट्स अ काइंड ऑफ ओवरव्यू। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कभी भी किसी भी दुश्मन से लड़ने से पहले हमें क्या करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, उसके बारे में जानना होता है कि भाई कौन कौन उसके रिश्तेदार हैं। आपने किसी को सूखा साखा देख के देखा कि अच्छा ये तो बड़ा पतला दुबला है, उससे पंगा ले लिया, उसके 4 भाई बॉडी बिल्डर थे, कूट दिया पकड़ के, तो वो वाला सिचुएशन ना हो हमारे साथ। तो इसलिए हम पहले से समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। सो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा की कंपोजिशन देखेंगे अभी फर्दर। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास क्या होता है, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्स, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। इरेथ्रोसाइट मतलब अपनी जानी पहचानी कौन, आरबीसीज, इनको कैसे भूल सकते हैं हम। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको का मतलब ही होता है कलरलेस, राइट, वाइट। आप इसको क्या बोलते हो, कलरलेस होता है, इसीलिए वर्ड यूज करते हैं। जैसे ल्यूकोप्लास्ट, आपने देखा जहां जहां ल्यूको होता है उसका मतलब क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है या वाइट हो जाता है, राइट। तो आपके पास ये क्या हो गया, ल्यूकोसाइट्स हो गई सेकंड। फिर आपके पास क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। इनके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा, किसमें हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। फर्दर हमने देखा कि ल्यूकोसाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज द ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, राइट। ग्रैनुलोसाइट्स ऐसे सेल्स, मतलब आप ये समझने की कोशिश करें कि ल्यूकोसाइट्स असल में कुछ नहीं हुए, आप समझ रहे हो। आप जैसे कोई बाहर से आए और वो ये कहे, ये इस बैच का नाम है क्रैश कोर्स फॉर नीट, राइट। अब कोई बंदा आके कहे मुझे क्रैश कोर्स नाम के इंसान से मिलना है, मिलेगा कोई यहाँ, कोई इंडिविजुअल का नाम ही नहीं है, ये तो पूरे बैच का नाम है, राइट। तो WBCs जैसी कोई चीज नहीं होती असल में, ग्रैनुलोसाइट्स जैसी भी कोई चीज नहीं होती। दीज आर द टैग्स जिसके अंदर सेल्स हैं, राइट। मतलब जितने भी WBCs होंगे उनमें से सारे सेल्स का नाम एक्चुअली होगा क्या, उसमें से कुछ न्यूट्रोफिल्स होंगे, कुछ बेसोफिल्स होंगे, कुछ क्या होंगे, ईस्नोफिल्स होंगे, कुछ क्या होंगे, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, वी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। सेल्स तो ये है ना, दोज आर द कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज, ल्यूकोसाइट्स मतलब ऐसे सेल्स जिन कलरलेस हैं, राइट, जिनके पास स्पेशल कोई पिगमेंट नहीं है। जैसे यहाँ तो पिगमेंट था, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे पास हीमोग्लोबिन था, लेकिन इसके पास तो नहीं है।
तो ये किस टाइप के हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। कुछ के पास, जिनके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ऐसे ल्यूकोसाइट्स जिनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, वी आर कॉलिंग देम एज अ ए ग्रैन्युलोसाइट्स, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन हमारा किसका हो गया? ल्यूकोसाइट्स का, ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में हमने देखा कि जैसे आप पीएच वगैरह पढ़ते हो उसमें 3 चीजें रखते हो, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, वही उसी के नाम पे इसको रख दिया है क्योंकि ये उसी टाइप के डाइज लेते हैं। अगर ऐसे ग्रैन्युलोसाइट्स जो न्यूट्रल होते हैं, राइट, न्यूट्रल डाइज लेते हैं, उनको क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफिल्स। जो बेसिक डाइज लेते हैं, बेसोफिल्स। जो एसिडिक लेते हैं उनको क्या बोल देते हैं? ईसनोफिल्स, राइट। ग्रैन्युलोसाइट समझ आ गया। ऐसे ग्रैन्यूल्स जो एसिडिक, न्यूट्रल लेंगे न्यूट्रोफिल्स, बेसिक लेंगे बेसोफिल्स, एसिडिक लेंगे एसिडोफिल्स, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट, जिनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं है, उसमें क्या आ रहा है? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो हैं इज अ काइंड ऑफ बॉडी बिल्डर। हमारी सोसाइटी में एक बड़े वाले भैया होते हैं ना, जिनकी बॉडी मतलब बाइसेप्स होता है 18 इंचेस का, और जो पूरे सोसाइटी को डराते, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ सेवियर, वो वाले भैया हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बोला होगा कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आर द वन जहां इन्फेक्शन होगा सबसे पहले पहुंचेंगे, पंगे लेने वाले, ठीक है। कि अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई इन्फेक्शन अगर होने वाला है, तो सबसे पहले जो लड़ाई करने वाले पहुंचने वाले हैं, वो कौन पहुंचने वाला है? मोनोसाइट। बहुत बड़ा साइज होता है इसका, अगर ब्लड सेल्स में देखें तो इसका साइज काफी बड़ा होता है, राइट। तो ये सेल्स पहुंचेंगे और न्यूट्रोफिल्स पहुंचेंगे, दोनों कैसे? फैगोसिटिक है नेचर में, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स के बारे में हमने पता किया था पहले कि न्यूट्रोफिल्स कैसे थे? फैगोसिटिक थे। मोनोसाइट्स भी फैगोसिटिक होते हैं, ठीक है। उसके साथ हमारे पास क्या है? लिम्फोसाइट्स। अरे भाई, इन सेल्स के बारे में तो क्या ही बोला जाए, मतलब तारीफ में तो मेरे ख्याल से चीज़ें खत्म हो जाएंगी, इतने अच्छे सेल्स हैं ये, ठीक है। क्या नाम है? इसमें से 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये ऐसे सेल्स हैं जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं? इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द लिम्फोसाइट्स जो इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। अब जल्दी से बता दीजिए, ब्लड की कंपोजिशन में कौन कौन से 2 कंपोनेंट? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बताइए नंबर, टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन से? आरबीसीज या इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, राइट। अब इरेथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स का तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बचे हमारे पास कौन से? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स कितने टाइप के? ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स कितने टाइप के? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। अब मुझे बताइए दूसरा जो कैटेगरी है ए ग्रैन्युलोसाइट्स का, उसमें कौन से? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कितने कितने टाइप के? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये बिल्कुल बेसिक बस ओवरव्यू था। अभी बस हमने पिक्चर पे सब स्टार्ट होने वाली है और उससे पहले सबका नाम लिख के आ रहा है कि ये एक्टर्स हैं, ठीक है, ये साइड हीरो है, सपोर्टिंग रोल है, ये विलन है, वो सब कुछ आ गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो है, अगर आप देखोगे, जैसे अगर आप ब्लड अगर नॉर्मली देखोगे तो हम जो नॉर्मली ब्लड देखते हैं उसमें हमें पूरा रेड रेड दिखता है, उसमें प्लाज्मा का कंपोनेंट तो अलग नहीं दिखता। बट व्हाट यू विल बी डूइंग, सपोज आपको ब्लड किसी का कलेक्ट किया, आपने एक ट्यूब ले लिया, आपने देखा होगा वैक्यूनेटर बोलते हैं उसको, वैक्यूनेटर में जिसमें ब्लड कलेक्ट किया जाता है, तो उस वैक्यूनेटर में आपने ब्लड लिया, नाउ यू आर गोइंग टू सेंट्रीफ्यूज इट। आपने पता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, उसमें आप जब सेंट्रीफ्यूज करते हो तो चीज़ों को, तो अपने वेट के अकॉर्डिंग या जो डेंसिटी उनका जो भी फिनोमेना लगता हो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। तो बायो में भी ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज जैसे आपको कुछ स्टडी करना होता है, अब जब जब आप डॉक्टर बनोगे उसके बाद रिसर्च में भी जाओगे और कभी आपको सेल्स भी अलग करने होंगे, तो आप क्या करोगे? आपने ब्लड लिया और उसके बाद आपने सेंट्रीफ्यूज कर दिया, तो हर एक सेल का अपना अपना अलग वेट होता है, अपना अपना कंपोनेंट होते हैं उसके, तो जिसका अपना वेट अलग अलग होगा वो अलग अलग लेयर में सेटल होगा। तो बहुत ईजिली क्या कर सकते हो आप? उसको अलग कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मुझे स्टडी करना है, सपोज आपको कोई सेल स्टडी करनी है, तो आपसे बोला जाए कि भाई आपको अगर सपोज राइबोसोम स्टडी करना है या आपको सपोज न्यूक्लिक एसिड स्टडी करना है, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सेल का सेल मेम्ब्रेन ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? कोई डिटर्जेंट डाल दो उसके ऊपर, ठीक है। एक एसडीएस करके होता है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, उसको डाल दोगे तो सेल की सेल मेम्ब्रेन चली जाएगी, सेल क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। अब उसका साइटोप्लाज्म भी बाहर है, सेल मेम्ब्रेन भी बाहर है, न्यूक्लियस भी ओपन हो गया। नाउ यू आर हैविंग एवरीथिंग इन द सोल्यूशन। अब आप क्या करिए? उसको घुमा दीजिए। घुमाने का मतलब है आप उसको सेंट्रीफ्यूज कर दीजिए, तो हर लेयर में अपने अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगे? उसके कंपोनेंट मिल जाएंगे। आप स्टडी कर लो। ब्लड के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जो आपके ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं, आपने देखा होगा वैक्यूनेटर में वो लेते हैं, सबसे पहले जाके अगर उनको कोई कंपोनेंट लेना है तो वो क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूज करेंगे। और जब वो सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो अगर आपके पास ये ट्यूब है, ये आपके पास वैक्यूनेटर है,
इस तरीके का कुछ, उस पर अलग अलग कलर होते हैं। आपने ये भी देखा होगा, ये चीज़ जब आप बन जाएंगे डॉक्टर, मतलब इस जन्म में, तो वैक्यूनेटर्स पे अलग अलग कलर होते हैं, जिसमें आपको क्या स्टडी करनी है वो उस पर डिपेंड करता है। सपोज आपको हो सकता है कि प्लाज्मा की स्टडी करनी हो, तो उसका कोटिंग अलग तरीके से होती है कि हम इसमें प्लाज्मा निकालेंगे। किसी का कलर उसके बेसिस पे होता है कि हमें सेल्स स्टडी करनी है। सपोज अगर किसी को डेंगू हो गया तो हमें स्पेशली कौन से सेल्स चाहिए होंगे? प्लेटलेट्स चाहिए होंगे, राइट। अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है ना, तो हम प्लेटलेट्स के लिए स्टडी करेंगे, तो वैक्यूनेटर का कलर अलग होगा। तो उसमें कलर भी अलग होते हैं। आप देखोगे अलग अलग, ये नहीं हो कि उनका मजा आ रहा है कि नहीं आज तो मैं जो है हर शेड में मुझे वैक्यूनेटर रखने हैं। तो हर शेड का एक्चुअली दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि इसका पर्टिकुलर क्या कंपोनेंट हमें लेना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ब्लड ले लिया। अब उस ब्लड में अगर आप कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि प्लाज्मा ऊपर आएगा, सेंट्रीफ्यूज किया आपने, आपके पास ब्लड है किसी का, आपने किसी का ब्लड निकाल लिया, और ब्लड निकालने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप मुझे बताइए नीचे क्या आएगा, प्लाज्मा के सेल्स। एक कंपोनेंट ये है, एक छोटा सा कंपोनेंट ये है, और एक कंपोनेंट ये है पूरा। मुझे बताइए सबसे पहला ये, इसको मैं नाम दे देता हूं सपोज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 1 क्या है इसमें? अगर आपने ब्लड लिया जो मिक्स है, उसके अंदर सब कुछ है, और आपने उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, तो आप मुझे बताइए कौन सी चीजें पहले नीचे सेटल होंगी? सेल्स। बहुत सिंपल है, आपने जो भी लिया पहले आपके पास सेल्स इज लाइक कि आपके पास वाटर है, उसके अंदर आपने कोई कुछ सब्सटेंसेस डाल दिए जो डिसॉल्व नहीं होते, तो वो क्या करेंगे, जो सबसे पहले जो सेल्स होंगी वो नीचे सेटल डाउन होंगी। अब मुझे बताइए तीनों में सबसे ज्यादा सेल्स आपको लगता है कौन सी होंगी? आरबीसीज। तो आरबीसीज ये पूरा कंपोनेंट जो आप देख रहे हो, दिस इज होल व्हाट, क्या है ये? आपको मिल गए आरबीसीज। आपको पता है कितने होते हैं? 45 मिलियन टू 55 मिलियन पर माइक्रोलीटर। माइक्रोलीटर का मतलब एक छोटा सा ड्रॉप, एक बहुत छोटा सा ड्रॉप, उसके अंदर कितने होते हैं? 45 मिलियन टू 55 मिलियन आरबीसीज। बहुत ज्यादा काउंट होता है। तो जब आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करोगे तो सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? आरबीसीज मिलेंगे। ये जो छोटा सा कंपोनेंट देख रहे हो, इसमें आपको क्या मिलने वाले? डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, राइट। तो अगर आपने इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो दूसरे कंपोनेंट में आपको क्या मिलेगा? डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। और ऊपर क्या मिलेगा? दिस इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ फ्लूइडिक पार्ट। प्लाज्मा इज व्हाट? प्लाज्मा इज अ फ्लूइडिक पार्ट ऑफ द ब्लड, राइट। अब प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं कि प्लाज्मा कितना बनाता है, कितना परसेंट बताता है, बनाता है 55%। प्लाज्मा हमारा बना रहा था 55%। 55% जितना भी ब्लड है उसका 55% प्लाज्मा है। प्लाज्मा मतलब मोस्टली क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में है, राइट। अब इस लिक्विड पार्ट में हमारे पास क्या है? इफ विल बी सीइंग कि इसका कलर होता है स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ कलर्ड का मतलब आपने भूसा देखा है, जो गाय को भूसा खिलाया जाता है, स्ट्रॉ कलर्ड वही कलर है, ठीक है। पेल येलो, हल्का हल्का सा कलर। आपको जैसे कभी चोट लग जाती होगी तो येलो, बहुत कलरलेस सा येलो कलर का कुछ फ्लूइड सा निकला कभी दिखता होगा, या कभी कोई इन्फेक्शन हो गया उसमें निकलता है। तो ये प्लाज्मा का कलर क्या है? स्ट्रॉ कलर्ड है, ठीक है। स्ट्रॉ कलर्ड आप समझ रहे हैं, पेल येलो, राइट। कैसा होता है? विस्कस फ्लूइड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये विस्कोसिटी कम होगी, इसकी विस्कस फ्लूइड होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाटर होगा, राइट। और कितना होता है? 55% ऑफ द टोटल ब्लड। टोटल ब्लड का कितना परसेंट है? 55%, राइट। अब इस 55% में बात करते हैं। अब जो भी परसेंटेज आएगी वो इन रिस्पेक्ट टू 55% होगी, ठीक है। प्लाज्मा में मेजर अमाउंट वाटर होता है 92% तक। कितना? 92% तक आपके पास वाटर होगा। रेंज अगर आप कम करते हो तो 90 भी मान सकते हो, लेकिन मैक्स टू मैक्स आपके पास कितना प्लाज्मा के अंदर कितना वाटर है? 92%। सब मेजर अमाउंट। 55% का 90%। ऐसा नहीं कि ब्लड में बोल दो कि 90% प्लाज्मा होता है। कई लोग इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि प्लाज्मा कितना है तो वो कहेंगे कि नहीं 92% है। वाटर कितना है? मतलब जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए ब्लड के अंदर वाटर कितना है, तो आप ये बोलोगे पहले 55% प्लाज्मा, उसका 90% 92% वाटर, नॉट 90% ऑफ ब्लड, ठीक है। उस तरीके से नहीं बोलेंगे। यू नीड टू टेल कि 55% प्लाज्मा है और उसका 92 से 92% क्या है हमारे पास? वाटर, ठीक है। अब बचता है 6 to 8% और थोड़े से ट्रेस अमाउंट होते हैं। तो इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है?
प्रोटीन्स। प्लाज्मा में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? प्रोटीन्स है, राइट। कौन कौन से इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं? 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। एक है हमारे पास फाइब्रिनोजन, दूसरा है ग्लोबुलिन्स और तीसरा है एल्ब्यूमिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपके पास प्रोटीन्स हैं उसमें सबसे ज्यादा, अगर तीनों में सबसे ज्यादा कोई प्रोटीन पूछा जाए तो कौन सा है? मैक्सिमम अमाउंट। मतलब आप ये मान के चलें कि 6 to 8% अगर प्रोटीन है तो आप ये भी मान सकते हो कि 6% एल्ब्यूमिन ही होगा, रेस्ट ऑफ द 1% में क्या होगा? ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजन, ठीक है। क्योंकि एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे पूछा जाए कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन करता है, कॉन्सेंट्रेशन कौन मेंटेन करता है, कौन सी प्रोटीन मेंटेन करती है? एल्ब्यूमिन, ठीक है, याद रखेंगे। इससे एक डिजीज होती है, उसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनी खराब हो जाती है उसमें, MCD भी बोलते हैं, मिनिमल क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। उस केस में यूरिन में यही प्रोटीन आने लगती है, एल्ब्यूमिन आने लगता है। और आपको पता है कि यूरिन में इज नॉट अलाउड टू हैव द प्रोटीन्स, क्योंकि आपका यूरिन अगर आप पास कर रहे हो तो आप प्रोटीन ही निकाल दोगे तो बचेगा क्या? मतलब आप यूरिन में प्रोटीन निकाल रहे हो, यार बड़े रिच आदमी हो भाई। डॉक्टर बोलेगा यार तुम तो बिल्कुल अंबानी बने जा रहे हो, जो खाया तुमने प्रोटीन भी यूरिन में निकालो। बट दैट्स अ डिजीज, अगर बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, लाइक 2 years 3 years में दोनों किडनी खराब हो जाता है, इतना इस टाइप का डिसऑर्डर है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन अगर यूरिन में आ रहा है, डिजीज होगा MCD, मिनिमल क्रॉनिक डिसऑर्डर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। और मोस्टली आपका स्टेरॉइड से डील किया जाता है, उसको स्टेरॉइड अगर आप दोगे इनिशियली तो उससे सही हो जाएगा पेशेंट। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप उसको स्टेरॉइड दे देते हो तो फिर पेशेंट को दूसरी दिक्कत होने लगती है, दूसरी बीमारियां होने लगती हैं, मतलब उसकी लॉन्ग बोन्स डैमेज होने लगेंगी, उसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लगेंगी। तो एक तरफ से बचाओगे फिर दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो प्लीज़ इसका इलाज ढूंढ लेना, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसमें भी। और जिन लोगों को भी होता है उनको बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि जब आप स्टेरॉइड देते हो तो उससे बॉडी में बहुत प्रॉब्लम आती है। आपने ऑलरेडी सुना होगा कि स्टेरॉइड से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दूसरे आते हैं ग्लोबुलिन्स। इससे पहले हमने एक बार एंटीबॉडीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ा था, ये वही है, ये ग्लोबुलिन्स वही है। इनका फंक्शन क्या है? इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोबुलिन्स मैंने आपको बताए थे डिफरेंट टाइप के, IgA, IgD, IgE, IgM, राइट। इसमें से कौन सा पेंटामेरिक था? IgM। आपको इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा साइड पे? IgM पहुंचेगा, क्योंकि उसके पास मल्टीपल आर्म्स हैं, मतलब पूरा जैसे हम देखते हैं ना गॉड के पास मतलब पूरा होता है, सारे अस्त्र शस्त्र सब लगा होता है। तो उसी तरीके से ये जो पेंटामेरिक एंटीबॉडी है इसके पास भी सब कुछ होता है, मतलब सारा लेके जाएगा कि अभी इसको लड़ना है। तो IgM पहले पहुंचेगा, फिर कौन सा पहुंचेगा? IgG, राइट। तो ये हो गए ग्लोबुलिन्स। फिर दूसरा प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन। यू नो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कोगुलेशन। फाइबर्स जो बनेंगे, जो आपको क्लॉट करेगा, जिसमें जो फाइबर्स बनेंगे, दैट इज फॉर्म बाय द फाइब्रिनोजन। प्रोटीन्स क्लियर हो गए बच्चे? पक्का, ठीक है। तो हमने प्लाज्मा में पढ़ा, प्लाज्मा का कंपोजिशन कितना परसेंट होता है? प्लाज्मा 55%। उसमें से वाटर कितना परसेंटेज बनाता है? 90 to 92%। प्रोटीन कितना होता है? 6 to 8%। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सा है? इट्स अ काइंड ऑफ चीफ गेस्ट। कौन है? एल्ब्यूमिन। ये दोनों बहुत कम अमाउंट में होंगे, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन होगा? एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है? ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना या ऑस्मोटिक प्रेशर को, बैलेंस को मेंटेन करके रखना ब्लड का। क्योंकि अगर आपने ये मेंटेन नहीं किया तो फिर आप सेल्स के साथ कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे, चीज़ों को कैसे एक्सचेंज करोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ब्लड की चेंज हो गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं एक्सचेंज, क्योंकि ये फ्लूइड कैसा है जो हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज में। और फिर इन सारी चीज़ों का फर्क रिस्पिरेशन पे भी पड़ेगा, तो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है? ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर रहा है। बताइए, प्रोटीन का पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास क्या होता है? तीसरा कंपोनेंट है, उसमें आपके पास है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोरीन। दिस इज आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट। कौन कौन से आयन प्रेजेंट है? सोडियम प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, राइट। सो और ये सारे कंपोनेंट आपके पास सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दो आपके प्लस वाले किसने हो गए? सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और माइनस में आपके पास है बाइकार्बोनेट और क्लोरीन, राइट। तो ये आपके कंपोनेंट हो गए जो आयंस की फॉर्म में है। दूसरा इसके पास क्या हो सकते हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड और फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इनएक्टिव फॉर्म में। तो अगर आपसे पूछे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं तो आप कहां बताओगे? प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। कब एक्टिव होंगे? जब हमें इंजरी होगी, राइट।
ये सारे फैक्टर्स कब एक्टिवेट होंगे? जब इंजरी होगी तभी एक्टिव होंगे, राइट? तो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर आप प्लाज्मा में से क्या माइनस कर दो? क्लॉटिंग फैक्टर, तो उसको क्या बोल देते हैं? सीरम। जैसे आपको जब चोट लगती है तो आप देखते हो एक कलरलेस सा फ्लूइड वाइट वाइट निकलता है, वो जो कलरलेस फ्लूइड आप देखते हो उसी को बोलते हैं सीरम। उसको क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। तो और ये सीरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सीरम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी में आपने देखा होगा एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नाम सुना है? कोविड के टाइम नाम नहीं सुना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? यही तो वैक्सीन हमें दे रहा था। इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज द लाइक, अगर आप देखें कोविड से पहले तो आई थिंक वी वर इन द टॉप 2 और 3 कंपनीज। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वही सबको वैक्सीन प्रोवाइड करा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हमें पता ही नहीं था। जब कोविड आया तो पता चला कि चिराग तले अंधेरा, हमारा ही बंदा बना रहा है वैक्सीन, ठीक है? तो वो सिचुएशन है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो नाम है वो एक्चुअली सीरम यही है, क्योंकि सीरम की वैल्यू बहुत है। इस सीरम के अंदर ही हम क्या बात करेंगे? एंटीबॉडीज होंगे बहुत सारे, ठीक है? तो ये क्या होता है सीरम का? आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन, तो सीरम क्या है? प्लाज्मा विदाउट व्हाट? क्लॉटिंग फैक्टर। मतलब वो बाकी सारी, अब इसमें कुछ भी तरीके से वो क्वेश्चन बना सकते हैं। वो पूछेंगे क्या सीरम के अंदर आयंस होते हैं? सीरम के अंदर कौन सा आयन नहीं होता? आपने तो लिखा है सिंपली कि सीरम के अंदर बस क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होंगे, बाकी सब कुछ किसकी तरह होगा? मोस्टली आपका प्लाज्मा की तरह होगा। आप सिंपल यही तो लिखते हो। तो वो ट्रिक करके कैसे भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, फिर आप कहोगे कि नहीं हमने सीरम की तो कंपोजिशन पढ़ी नहीं है, ठीक है? बट दे आर सिंपली सेइंग कि बिल्कुल प्लाज्मा होता है, बस क्या नहीं होता? क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते, क्योंकि क्लॉटिंग हो गई है उसके बाद प्लाज्मा का फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है? चलो, तो आई थिंक दिस मच इज क्लियर। फाइब्रिनोजन बच्चे जो क्लॉटिंग फैक्टर है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ना। जैसे उसके अंदर आपका कैल्शियम वाला यूनिट हो गया, उसके अंदर आपके और भी कंपोनेंट हो गए, क्योंकि टोटल आपने 13 फैक्टर्स पढ़े होंगे। अगर क्लॉटिंग को देखोगे, आप डिटेल में पढ़ोगे तो क्लॉटिंग के बहुत सारे फैक्टर हैं, बस केवल फाइब्रिनोजन का पार्ट नहीं है। देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स जो क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। तो टोटल 13 फैक्टर्स हैं। वो सारे फैक्टर्स कहाँ हैं? यहाँ है, ठीक है? तो फाइब्रिनोजन वाला पार्ट हो गया, बट वो तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बाकी के जितने क्लॉटिंग से रिलेटेड फैक्टर को अगर हम माइनस कर दो तो वो सारी चीज़ क्या बनाएंगी? सीरम बनाएगी। इज इट क्लियर? चलो फिर से एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। ब्लड की कंपोजिशन क्या 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 होता है? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा कितना? 55%। उसमें वाटर कितना? प्रोटीन्स कितनी? मेन प्रोटीन कौन सी है? उसके बाद कौन सी प्रोटीन? ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन का क्या काम है? एल्बुमिन का क्या काम है? अदर कंपोनेंट्स में क्या कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है? पॉजिटिव 3 आयन है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। नेगेटिव में 2 आयन है, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। उसके अलावा क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकालते हैं क्या बनेगा? सीरम बनेगा। चलो, उसके बाद हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़े थे, उस पे आ जाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमें पता है कितने टाइप के सेल्स? 3 टाइप के सेल्स, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। इरेथ्रोसाइट्स को आप जानते हो, बहुत जाना पहचाना नाम है। क्या होते हैं? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, राइट? जितने भी सेल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सेल्स कौन से होते हैं? मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा सेल्स अगर आपसे पूछे जाए कौन से हैं? आरबीसीज है। दूसरा पॉइंट दे रखा है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब। कितना होता है? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। इसमें भी अगर आप मेल और फीमेल में जाओगे या फीटस चाइल्ड में जाओगे तो नंबर चेंज हो सकता है अकॉर्डिंगली, बट दिस इज अ जनरलाइज अप्रोक्सीमेशन आपको दिया गया है। तो 5 मिलियन टू कितना? 5.5 मिलियन, क्योंकि हमारी होली बुक कौन सी है? एनसीईआरटी। और जो एनसीईआरटी ने कह दिया, एनसीईआरटी मतलब इज लाइक बड़ा बूढ़ा इंसान घर का, जिसकी हम बात कभी टाल नहीं सकते, चाहे वो गलती है, चाहे कॉकरोच का विंग उसने पहले लगा दिया हो लेकिन हम उसको ही फॉलो करेंगे, ठीक है? तो 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन इज द नंबर ऑफ आरबीसीज। नेक्स्ट क्या है? फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द अडल्ट्स। कहां बनता है? रेड बोन मैरो में बनता है ये, ठीक है? डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव होता है शेप में, और न्यूक्लियस इसमें क्या होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता न्यूक्लियस? क्योंकि हमें क्या रखना है? हीमोग्लोबिन रखना है भर भर के, ठीक है? सो हीमोग्लोबिन हमें रखना है क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट कराना है ऑक्सीजन, राइट? तो इसमें न्यूक्लियस यंग स्टेज में होता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में न्यूक्लियस नहीं होता, राइट? उसके बाद है कैसा? रेड कलर एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। कितना होता है? 12 to 16, जनरलाइज बोला गया है, ठीक है? तो 12 to 16 ग्राम ऑफ पर 100 ml ऑफ ब्लड,
ठीक है, कितना ml ऑक्सीजन कैरी करता है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन? 1.34 ml, राइट। टोटल का अगर हम देखेंगे तो वो अलग हो जाएगा। टोटल अगर 15 ग्राम देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, राइट। डिलीवर 5 करता है बच्चे, ठीक है, डिलीवर 5 करता है। तो आई थिंक इरेथ्रोसाइट्स के बारे में इतना क्लियर हो गया। क्या क्या होता है इसके अंदर? पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। नंबर कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन, कितने मिलीमीटर क्यूब पर मिलीमीटर क्यूब, राइट। उसके बाद हमने देखा कि ये जो आरबीसीज हैं उसका न्यूक्लियस होता है इसके अंदर कि नहीं होता? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। शेप कैसा होता है? बाई कॉनकेव। उसके बाद आपके पास हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लिया। सिंथेसिस कहाँ हो रही है? रेड बोन मैरो में, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो हीमोग्लोबिन का रोल क्या है? सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अभी रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल था, राइट। उसके बाद एवरेज लाइफ स्पैन इज 120 डेज आफ्टर विच आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बताइए क्या होगा? स्प्लीन होगा। तो इरेथ्रोसाइट समझ आ गया। एनसीईआरटी में इसके सिवा कोई पॉइंट नहीं लिखा, ठीक है। क्या क्या लिखा है कि भाई इरेथ्रोसाइट क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट सेल है। इनका नंबर कितना होता है? 5 to 5.5 होता है। उसके बाद लिखा है कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर बनते हैं। फिर आपसे बोला गया कि नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। मैमल्स में अगर आप देखोगे डिवॉइड न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड बाइकॉनकेव इन शेप। उसके बाद आप देखेंगे तो रेड कलर पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन, जिसका रोल किसमें है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में है। और उसके बाद हमने देखा इसका लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज। और उसके बाद कहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएगा? स्प्लीन के अंदर। इतना क्लियर हो गया सबको? आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, ये हमने देख लिया था इरेथ्रोसाइट्स के बारे में। द नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट या नेक्स्ट टाइप के सेल्स कौन से हैं? ल्यूकोसाइट्स हैं। ल्यूकोसाइट्स कलरलेस होते हैं, आपको पता है कैसे होते हैं? कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये कैसे हैं? कलरलेस हैं। हीमोग्लोबिन नहीं होता, कैसे? इनको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। नंबर इसका कितना दे रखा है? 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ये यूनिट याद रखिएगा, पर मिलीमीटर क्यूब। हो सकता है यही नंबर दे दें और यूनिट चेंज कर दें, ठीक है। अब इसमें ट्रिकी पार्ट क्या आएगा? पर मिलीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आता है तब हो सकता है वो कोई ऐसा आपसे मैथ्स खेल ले। बचपन में मेरी इस पे बहुत पिटाई लगती थी कन्वर्जन पे, ठीक है, कि आपको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब अगर सपोज उन्होंने मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, आप उनका कुछ कर लोगे? नहीं करोगे। हीमोसाइटोमीटर पे काउंट करना होता है, 1 सेंटीमीटर का वो होती है। अगर आप नंबर ऑफ सेल्स काउंट करना चाहते हो तो हीमोसाइटोमीटर होता है। जो सेल्स काउंट की जाती हैं एक्चुअली उसके लिए ना क्या एक स्लाइड यूज़ की जाती है, उसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर में क्या होते हैं? बॉक्सेस बने होते हैं, जैसे इतनी बड़ी, जैसे नॉर्मल आपने लैब में गए होगे तो स्लाइड देखी होगी, ऐसी स्लाइड होती है। बस हीमोसाइटोमीटर में क्या होता है? यहां एक बीच में इस तरीके से पार्टीशन होता है और उसके बाद ये फर्दर और बॉक्सेस बने होते हैं ऐसे। तो अभी जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, मतलब कुछ ही महीने बाद, तो हो सकता है सबसे पहले आपके ब्लड सेल्स ही काउंट कराएंगे आपसे, आपका खून निकल आके। मैं अब बताता हूँ मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने बोला ब्लड निकाल के इसको ऐसा करो, अपना ब्लड सेल काउंट करो। तो मैंने वो लिया, पिन लिया और ऐसे करके टक 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 मतलब यहाँ मारा। हमें कि ना ब्लड निकल क्यों नहीं रहा है, और मैं हाथ यूँ करके खड़ा हूँ। फिर मैंने दूसरे वाले पे मार लिया, फिर मैंने अपने 5 उंगली पे मार लिया सब पे, और उसमें क्या मेरे अंदर ब्लड नहीं है, हो क्या रहा है ये। और उसके बाद मैंने हाथ यूं करा, अब मेरे सारे 5 उंगलियों से ब्लड गिर रहा है नीचे। तो मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी जब आप वो करोगे तो ये बेसिक चीज़ें भी आपसे रॉन्ग होती हैं। तो आप बस यूं देख रहे हो तो आपको लगता है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड तो फ्लो करके ऊपर जाने वाला है, तो ऐसा होगा नहीं। तो आप फिलहाल एक ही उंगली इंजर्ड करना, मैंने अपनी 5 कर ली थी और मार मार के इतना, मतलब आप इतने इंथुसियास्टिक होते हो कि चलो यार आज कुछ करने को मिला है, तो बस आप तो अपनी बॉडी दे दो, कैडवर बना दो इसको, ठीक है। सो आप यहाँ से क्या करते हो, यू आर पुटिंग अ ड्रॉप हियर। तो हम ऐसा नहीं करते कि 55 मिलियन डायरेक्टली जाके काउंट कर रहा है, 1 2 3 55 मिलियन तो पूरा एमबीबीएस निकल गया बस काउंटिंग में। आप क्या करोगे, यू आर जस्ट पुटिंग द 1 ड्रॉप, और एक पर्टिकुलर सेक्शन में, इसको भी माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ये क्या हुआ, इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप से एक छोटे से स्क्वायर को, और उस स्क्वायर के अंदर हम नंबर ऑफ सेल्स काउंट करेंगे और मल्टीप्लाई विद द ऑल स्क्वायर्स। और उसमें आप देख लोगे कि आपने, जैसे आपके पास पाइपेट होती है, उसमें आप जब वॉल्यूम पिक करते हो तो आपको पता होता है कि आपने 1 माइक्रोलीटर लिया है, 2 माइक्रोलीटर लिया है, तो यू विल बी नोइंग कि कितना वॉल्यूम है। और उस वॉल्यूम को जैसे ही आप स्लाइड पे डालोगे तो आपको पता है इतने वॉल्यूम में इतना सेल्स आया, तो टोटल में कितना हो जाएगा।
तो दिस इज द इजीएस्ट वे नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने का। तो हम वापस आ जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात कर रहे थे। कैसी होती हैं? कलरलेस होती हैं। हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं? WBCs। इनके पास क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है। अच्छा, नंबर कितना होता है? 6000 to 8000, बहुत कम। कंपेयर करके देखो, इट्स अ काइंड ऑफ इतना डिफरेंस जैसे अंबानी और मैं, ठीक है। एक मतलब इतना नहीं, वो भी उससे भी ज़्यादा हो जाएगा यार, बहुत है उसके पास। 45 मिलियन है, ये 6000 8000 पे बैठा है, ठीक है। तो WBCs का नंबर बहुत कम है, राइट, 6000 to 8000। लेकिन ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, जो भी चीज़ें कीमती होती हैं, उनका नंबर हमेशा ऐसा होता ही है, कम ही होता है। 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ये सेल्स है। अब ये कितने टाइप के होते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। हमने पता किया था कि ग्रैनुलोसाइट्स ऐसे सेल्स, ऐसे WBCs जिसके पास क्या होते हैं? ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो ग्रैनुलोसाइट्स जिनके पास नहीं होंगे उनको बोलेंगे ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। कौन से सेल्स देखेंगे? ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स की होती है तो न्यूट्रल, लेकिन परसेंट कितनी है? ज़्यादा है, 60 to 65%, ठीक है। देखो, कोई भी सिस्टम सही चलाने के लिए ना न्यूट्रल लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अगर आप न्यूट्रल नहीं होगे, आप जैसे बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो, राइट, अगर मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे ये फिलॉसफी भी है कि आपको बहुत एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए दो एंड्स पे। आपको क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। दोनों चीज़ों को सुनो और उसको समझो और उसके बाद उसको अप्लाई करो। तो ब्लड ने भी वैसा ही किया है कि उसके पास जो सेल्स थे ग्रैनुलोसाइट्स, उसमें से न्यूट्रोफिल्स का काउंट कितना है? 60 to 65%। 60 to 65% कितने क्या है? न्यूट्रोफिल्स हैं। और किस में इन्वॉल्व है? फैगोसिटिक सेल्स है। फॉरेन ऑर्गेनिज्म को जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं, उनका बिल्कुल तमाशा बना देते हैं, ठीक है, कि मतलब उनको कूटेंगे, पकड़ेंगे और फिर दिखाएंगे सोसाइटी में, देखो आज मैंने इसको इतना मारा है। दूसरे सोसाइटी का एक लड़का आया था, उसको कूट कूट के उसका शर्ट वर्ट फाड़ दिया और लेके घुमा रहे, देखा आज उसको मारा था, उसको मारा था। और पूरे सब जगह दिखा देंगे, क्या और भी सोसाइटी के लोग आए तो उनको पता चले कि अच्छा एक ऐसा लड़का आया था, वो कभी भी आ रहा है तो पिट रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी पिट के गया यहाँ से। तो यही चीज़ होता है, क्योंकि जब एक बार न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स उसका सीन बना देते हैं ना, आपको पता है ना, जैसे लोग लड़के आपस में बहुत कहते हैं कि यार मैंने उसको मार मार के उसकी पिक्चर बना दी। तो जब मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स उसकी पिक्चर बना देते हैं, कोई भी बैक्टीरिया आ गया या कुछ आ गया, तो ये क्या करते हैं? उसकी सेल वॉल, सपोज सेल वॉल पकड़ लिया, पेप्टिडोग्लाइकन, और उठा के लेके घूम रहे हैं, देखो देखो बैक्टीरिया मारा, बैक्टीरिया मारा। और फिर क्या करेंगे? उससे क्या जाएगा? एंटीबॉडीज बनेंगे। किसके अगेंस्ट? उस पर्टिकुलर सेल वॉल के। अब अगली बार अगर वो बैक्टीरिया आ जाता है तो भाई उसकी फिर पतंग बन जाती है। मतलब फिर क्या हो गया? सारे एंटीबॉडीज ऑलरेडी तैयार बैठे थे कि अच्छा ये वाला लड़का तो पहले ही भैया ने मारा था इसको, तो और अगर कुछ होगा तो भैया फिर से आ जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स तो बैठे हैं। तो एंटीबॉडीज, एक्चुअली आपको ये भी पता होना चाहिए, एंटीबॉडीज आर नॉट सेल्स, राइट? ये तो पता है ना, एंटीबॉडीज सेल्स नहीं होते, पता है कि नहीं? क्योंकि कई बार मैं अपने बचपन में ये सोचता था कि एंटीबॉडीज सेल्स होते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज आर द मॉलिक्यूल्स जो फाइट कर रहे हैं, आपने उनको बना दिया है, ठीक है। वो सब्सटेंसेस जाके उसको अटैक करेंगे, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। तो स्पेसिफिकली जो एंटीबॉडी बनते हैं, उनके ऊपर जो उसकी प्रोटीन बनाई जाती है, स्पेसिफिकली इतनी टारगेटेड बनाई जाती है कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को जाके किल करे, और फिर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज बनाते हो, ठीक है। तो हमने देख रहे थे हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में, 60 to 65% होते हैं और फैगोसिटिक होते हैं नेचर में, ठीक है। उसके बाद आ गए बेसोफिल्स। कौन से सेल्स हैं दूसरे? बेसोफिल्स। कितना परसेंटेज सबसे कम होते हैं? 0.5 to 1% होते हैं, 0.5 to 1%। इनका फंक्शन होता है हिस्टामिन रिलीज करना, सेरोटोनिन, हेपेरिन, एंड आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज लाइक आपका सेविंग मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। आपको इंजरी हो जाती है या कुछ हो जाता है, आप देखते हो स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, वो सारा क्या है? ऑल दिस दैट थिंग इज अ इन्फ्लामेशन। और उसमें कौन हेल्प कर रहा है? बेसोफिल्स। इसी तरीके से दूसरे सेल्स कौन से थे जो हेल्प कर रहे थे इन्फ्लामेशन में? मास्ट सेल्स। बहुत अच्छे बेटा, मास्ट सेल्स। वो भी क्या करते थे? यही केमिकल रिलीज करते थे। अब हिस्टामिन कैसा होता था? वैसो कंस्ट्रिक्टर के डायलेटर? वैसो डायलेटर। जब आपको इंजरी लगेगी, जब किसी को जैसे कोई गिर जाता है, जैसे वैसे तो मेरी मम्मी मुझे बहुत कूटती हैं, लेकिन अगर सपोज बचपन में उनके भी गिर जाता था या तबीयत खराब हो जाती थी तो बड़ा प्यार से बात करती थी, ठीक है। तो हिस्टामिन का फंक्शन क्या है कि इसने ब्लड की वेसल्स को क्या कर दिया? डायलेट कर दिया। अब ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, कि दूसरी सेल्स को नहीं दे रहे हैं, वो दूर से देख रहे हैं। मतलब जैसे जिस बच्चे को कई बार तो मतलब आप ऐसा होता है ना सिबलिंग्स में भी, अगर दूसरा कोई वो हो गया उसको अटेंशन ज़्यादा मिल रही है, हम परेशान हैं यार कि यार जीवी बीमार हो गया यार, इसके तो मज़ा ही आ गया। मतलब कभी कभी लगता है यार काश कि मैं हो गया होता,
वो वाली फीलिंग आने लगती है। तो ये हिस्टामिन वही करता है, वैसो डायलेशन कर देता है, इससे ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ब्लड ज़्यादा मिलेगा, कंटेंट ज़्यादा पहुंचेगा उस इंजर्ड सेल के पास, राइट। उसके बाद सेरोटोनिन, सेरोटोनिन इज लाइक फॉर द अच्छी अच्छी फीलिंग्स जो आपको आती हैं। तो जब मुन्ना भाई ने जब ये बोला था कि इट्स ऑल अबाउट द केमिकल लोचा, तो उन्होंने गलत नहीं बोला था, वो सही बोल रहे थे कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ, जो भी गम, जो भी इमोशंस फील करते हो, इट्स ऑल अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर। ये तो बस आपको लग रहा है कि हमें कुछ हो रहा है, कुछ हो गया है, वो एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है, वो किसी ने सेरोटोनिन रिलीज करा दिया आपका, आप खुश हो, मस्त हो। जैसे कोई ड्रग्स जो लोग लेते हैं, आपने देखा होगा, लेना नहीं मतलब ड्रग्स मतलब वो नहीं कि पैरासीटामोल ले रहे हो, वो ले सकते हो, दूसरे टाइप के ड्रग्स, उसमें क्या होता है मोस्टली यही केमिकल रिलीज होते हैं। स्पेशली सेरोटोनिन के बारे में बात करें, जो आपको अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेरोटोनिन, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, अगर आपने अपने रिसेप्टर फिल कर लिए, इसीलिए आप देखते हो जो चरसी गंजेड़ी जो होते हैं, जब उनका एक लिमिट पहुंच जाता है तो उसके बाद उनको लगता है कि अब अगर हम ज़्यादा ड्रग लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन उनको लगता नहीं है क्योंकि ऑल द रिसेप्टर ऑलरेडी फिल्ड विद द सेरोटोनिन। अब अगर अब सारे रिसेप्टर तुमने फिल कर लिए, आप क्या मजा लोगे, कितना भी ड्रग ले लो, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए लोग बताएंगे यार क्या ही मजा आया यार ड्रग लेके, लेकिन वो एक ही बार आता है, उसके बाद फिर दूसरी बार हो सकता है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपके रिसेप्टर कम है, फिर उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, फिर दूसरे टाइप का मज़ा आता है। सेरोटोनिन, हिपेरिन, इसका भी एक इंसिडेंट है। मैं एक चर्सी था और सीपी पे खड़ा था, बहुत इंसिडेंट है। मैं एक चर्सी था, अच्छा नहीं मैं एक चर्सी नहीं था, मैं एक बार सीपी में था और एक चर्सी ने बेचारे, एक पुलिस ऑफिसर थे, उनकी बेचारों की बाइक खड़ी थी और उसकी चाबी निकाल के पता नहीं क्या किया, और वो मज़े में, और वो उसको पूछ रहे हैं भाई बता दे। मैंने इतना मजबूर इंसान कभी नहीं देखा, और वो बिल्कुल मस्त है, कुछ नहीं बता रहा है। मैं कि भाई ये अलग ही वो कर रहा है नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। तो आपके पास बेसोफिल्स के बारे में बात कर रहे थे, अच्छा वैसे मैं चर्सी नहीं हूँ ठीक है। तो सेरोटोनिन, हिपेरिन और इसके पास होता है हिस्टामिन। अच्छा इसका आपके पास सेरोटोनिन हो गया, सेरोटोनिन का उल्टा फंक्शन होता है, ये क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, उसका डायलेशन था, और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में इन्वॉल्व है। फिर हमारे पास आते हैं ईस्नोफिल्स, ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे, रेजिस्टेंट इन्फेक्शन आर आल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। इनका काउंट क्या होता है 2 to 3%। एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर जैसे एक आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, ठीक है। तो आप ये ऐसे लिखिएगा NLME और B, और इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं ये। सबसे ज्यादा कौन, न्यूट्रोफिल्स, उससे ज्यादा कम कौन है, लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, देन ईस्नोफिल्स, देन बेसोफिल। तो इस सीक्वेंस में आपको सेल्स मिलेंगी। ये 60 to 65% होगा, वो 20 के रेंज में पहुंच जाएगा, फिर मोनोसाइट्स आ जाएंगे 6 to 7%, फिर ईस्नोफिल्स आ जाएंगे 2 to 3%, और बेसोफिल्स आ 0.5 to 1, राइट। तो कई बार अगर आपको परसेंटेज याद भी नहीं रहता, लेकिन न्यूट्रोफिल्स का याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत है, 50% से भी ऊपर है। 60 आप परसेंट देख रहे हो, 60 to 65% क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, राइट। तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा, सबसे कम कौन, बेसोफिल्स, राइट। चलो आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं अपनी इंपॉर्टेंट सेल्स पे। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या आ गया, मोनोसाइट्स, कितने, 6 to 8%, 6 to 8% है। ये कैसे होते हैं, फैगोसिटिक, ये कॉलोनी के वही वाले भैया बॉडी बिल्डर, ठीक है। मोनोसाइट, साइज भी इनका बड़ा होता है, इनका लिटरली साइज बड़ा होता है, जो अगर आप सारे सेल्स देखोगे तो इनका साइज बड़ा होता है सेल्स का। फॉरेन ऑर्गेनिज्म बॉडी में जो एंटर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स करते हैं। फिर आगे आपके पास लिम्फोसाइट्स, कितना परसेंटेज, 20 to 25%। तो दूसरे मैक्सिमम सेल्स कौन से हो गए, न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, राइट। दीज आर ऑफ 2 टाइप, बी टाइप एंड टी टाइप। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज, राइट। सो ये आपका हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड, ठीक है। जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए, समराइज कर लेते हैं। ब्लड के कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, कौन कौन से, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा का कंपोजिशन जल्दी से बताइए, वाटर कितना, प्रोटीन्स कितनी, इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है, ऐसी प्रोटीन जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताइए, इसके बाद ऐसी प्रोटीन जो क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताइए कि उसके अलावा उसके अंदर और क्या होता है, उसके सीरम उसके अंदर नहीं होता, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा और क्या होता है, ग्लूकोज भी होता है, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, ठीक है, और भी सब्सटेंसेस होते हैं, राइट। तो अब उसके बाद हम आ गए फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कितने टाइप के सेल्स, 3 टाइप्स, कौन कौन से,
ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स के बारे में बताइए, इरेथ्रोसाइट्स क्या नंबर बताइए कितना होता है? 5 कितना 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, कितना पर मिलीमीटर क्यूब, राइट? कौन सा पिगमेंट होता है इसके पास? सिंथेसिस कहां होती है इन सेल्स की? बोन मैरो में, आपकी जो लॉन्ग बोन्स हैं उसमें स्पेशली रेड, जैसे अगर आप देखो रेड और येलो होता है, लेकिन कहां पर होगा? रेड में होगा। जैसे आपकी जो लॉन्ग बोन होती है उसका जो बीच वाला पोर्शन होता है वो येलो होता है, जो टॉप होते हैं वो रेड होते हैं, तो रेड वाले पोर्शन में होता है, ठीक है? हाँ, जो आपके पास जो सेल्स हैं उसमें रेड और येलो हो गया तो रेड वाले में होगा, रेड बोन मैरो में, वहां सिंथेसिस हो गई। न्यूक्लियस होता है नहीं होता? नहीं होता। सेल्स का शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव होता है। इसके अंदर जो पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन। क्या फंक्शन है उसका? लाइफ स्पैन कितना होता है? उसके बाद कहां चले जाते हैं? स्प्लीन में चले जाते हैं। अब आ जाते हैं ल्यूकोसाइट्स पे। ल्यूकोसाइट्स मुझे बताइए कितने टाइप के, नंबर कितना होता है ल्यूकोसाइट्स का? 6000 to 8000। इनके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, राइट? नंबर हो गया 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। इसके दो टाइप, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप बताइए। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन फैगोसिटिक, राइट? एसिडोफिल्स का फंक्शन एलर्जिक रिएक्शंस, राइट? बेसोफिल्स का फंक्शन इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस। इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस सबसे इंपॉर्टेंट बेसोफिल्स है। कौन कौन से केमिकल रिलीज होते हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। हिस्टामिन वैसोकंस्ट्रिक्टर और डायलेटर? वैसो डायलेटर, राइट? उसके बाद आपसे पूछा जाए सेरोटोनिन कैसा होता है? वैसोकंस्ट्रिक्टर। उसके बाद हेपेरिन का फंक्शन पूछा जाए, इज अ एंटीकोगुलेंट। हेपेरिन इज एंटीकोगुलेंट, राइट? उसके बाद हम आ गए, ये हमने पढ़ा, ईस्नोफिल्स के बारे में पढ़ लिया, बेसोफिल्स के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रेनुलोसाइट्स पे। तो ग्रेनुलोसाइट, सॉरी, ए ग्रेनुलोसाइट्स में, ए ग्रेनुलोसाइट्स में आपके दो टाइप के सेल्स कौन कौन से? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का फंक्शन कितना परसेंटेज बनाते हैं? 6 to 8%। लिम्फोसाइट कितना परसेंटेज बनाते हैं? न्यूट्रोफिल्स कितना परसेंटेज बनाते हैं? बेसोफिल्स 0.5 to 1, राइट? और ईस्नोफिल्स 2 to 3%। उसके बाद आपके पास लास्ट सेल्स आ रहे हैं प्लेटलेट्स, ठीक है? प्लेटलेट्स में इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है? सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। आपसे एक तो पूछेंगे, बनेंगे किससे? मेगा कैरियोसाइट से। और ये क्या है? सेल फ्रेगमेंट्स हैं। सेल के फ्रेगमेंट्स किससे बनते हैं? मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं। स्पेशल टाइप की सेल्स है जो बोन मैरो में मिलती हैं, ठीक है? तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्लेटलेट्स किससे बनते हैं? मेगा कैरियोसाइट से। और इनका मेगा कैरियोसाइट्स में क्या है? ये कंपोनेंट है, सेल के फ्रेगमेंट है, सेल नहीं, सेल के फ्रेगमेंट्स, राइट? तो इसीलिए जब मैंने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये मैं इंटरव्यू में भी बहुत पूछता हूँ क्वेश्चन, अगर किसी का इंटरव्यू लेना होता है तो ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अगर आपको डीएनए आइसोलेट करना है, तो मोस्टली बताते हैं सब लोग वही हैं कि डब्ल्यूबीसी से करेंगे, आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता, बट प्लेटलेट से क्यों नहीं करेंगे? ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस नहीं होता, राइट? अब सेल फ्रेगमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, राइट? तो अगर आपसे कभी कोई ये वाइवा में क्वेश्चन पूछेगा, आप जाओगे अपने फर्स्ट ईयर में, आपने ब्लड निकाला होगा, आपसे पूछेगा इसका डीएनए निकालना है, कैसे निकालोगे? तो आप डब्ल्यूबीसी से निकालोगे। आपको पता होगा ऑलरेडी डब्ल्यूबीसी से निकालते हैं, बट प्लेटलेट से क्यों नहीं निकालते हैं? आपको चीज़ें वो नहीं जो पता है, आपको ये पता करना है इससे क्यों नहीं निकालते, ठीक है? इससे इसलिए नहीं निकालते कि उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, राइट? तो आपके आरबीसीज में भी नहीं है, प्लेटलेट्स में भी नहीं है, राइट? चलो, इसका फिर क्या है? ब्लड नॉर्मली कंटेन्स हाउ मच? 1.5 लाख टू 3.5 लाख, 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब, राइट? उसके बाद क्या है? रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, और रिडक्शन इन द नंबर लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर, विल लीड टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर ऐसा कम हो जाता है तो आपका इंजरी के टाइम पे आपका क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा, राइट? तो क्लियर हो गया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? कौन से बनते हैं? मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं। क्या होते हैं? सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। नंबर कितना? 1.5 to 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, राइट? और किस में इन्वॉल्व होते हैं? क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। लाइक दिस इज 1.5 लाख, ठीक है? 1.5 लाख टू 3 लाख, ठीक है? इट इज इन द लैक्स, राइट? और आपका 1.5 लाख में बोल रहा हूं मैं बच्चे, ठीक है? और जो नंबर डब्ल्यूबीसीज का कितना था? थाउजेंड्स में था, और आरबीसीज का नंबर कितना है?
मिलियंस में, राइट, दैट्स अ डिफरेंस, राइट। तो अभी हमारा ब्लड का कंपोजिशन वाला पार्ट हो गया पूरा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ब्लड ग्रुप। एक बार मैं एक क्लास में बच्चों का ब्लड ग्रुप निकाल रहा था, पेरेंट्स का, उसमें से निकला, पता चला कि उसका भाई नहीं है लड़की का, और उसने जाके घर पे शोर मचा दिया। ब्लड ग्रुप निकलवाया उन लोगों का, तो पता चला कि ब्लड ग्रुप मैच ही नहीं कर रहा था। तो वो तब से वो अपने भाई को कहते अडॉप्टेड है, इतना लड़ाई हो रहा है। पेरेंट्स का कॉल आ गया मेरे पास, सर आपने क्या करा है, यहाँ तो झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये भी होता है, बच्चे निकलवाते हैं, वो आपने देखा होगा, बहुत सिंपल है, उसमें तो कोई वो नहीं है कि आप एलील्स लगाओगे आपको फाइंड आउट पता चल जाएगा, फादर का ये ब्लड ग्रुप है, मदर का ये ब्लड ग्रुप है। लेकिन उनका तो अलग ही आ रहा था, मतलब जो उसका भाई था उसका ब्लड ग्रुप उनमें से किसी पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। तो मैंने उसको बोल दिया बहुत श्योरिटी के साथ, हो ही नहीं सकता तुम्हारे भाई का ब्लड ये, उसने तो घर पे इशू बना दिया इस चीज़ का, ठीक है। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करना, तुम लोग अच्छे बच्चे हो। सो एबीओ ब्लड ग्रुप, वैसे आपको पता है टोटल कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं? 45 टाइप्स होते हैं। हम उसमें से कौन सा एक सिस्टम पढ़ रहे हैं? एबीओ। जब आप मतलब पिछले जन्म में आप लोगों को पता होगा, दिस इज 45 टाइप्स टोटल ब्लड टाइप। अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 45 टाइप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम कौन सा पढ़ रहे हैं? बस सबसे फेमस, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटीन। क्योंकि आपको पता है प्रोटीन इज लाइक, जैसे हम अपना प्लेनेट देखते हैं तो हमें लगता है कि अर्थ ही अच्छा, ये राउंड राउंड अर्थ है हमारे पास, वाह वाह वाह। लेकिन अभी अगर आप देखोगे बाहर से स्पेस में जाके, तो किसी ने यहाँ सैटेलाइट बिठा रखा है, यहाँ, मतलब ऐसा लगेगा कि अर्थ के सराउंडिंग में कचरा पड़ा है बहुत सारा। सेल के ऊपर भी क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोटीन्स लगे होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं। मतलब जो सेल आपको एक्चुअली दिखाई जाती है ना कि ऐसे सेल है, इतना स्मूथ गोल अंडा, ऐसी नहीं होती सेल, ठीक है। सेल के ऊपर बहुत सारे, रियल में आप देखोगे इतनी सारी स्ट्रक्चर्स होंगी हर चीज़ को रिसीव करने के लिए। जैसे 3 इडियट्स में वो लेके खड़ा होता है ना, मिस्टर क्या नाम था उनका, वो कैब ले जाता है शर्मन जोशी, उसकी सरदार जी थे, क्या नाम था उनका, जो कैब के लिए बाहर वो खड़ा था, जोशी जी, क्या ऐसा कुछ नाम था, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा अभी। लेकिन सीन तो आपको याद होगा कि जब वो रिसीव करने जाते हैं, स्टार्टिंग में मूवी शुरू होती है और वो उसकी कैब ले जाते हैं किसी और की, राइट। तो सेल के पास भी क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए सेल सिग्नलिंग के लिए रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो ये वही रिसेप्टर होते हैं वैसे। तो आपका जो, इसकी हम बात इसलिए कर रहे हैं कि आपके जो एंटीजन्स होते हैं उसी के बेसिस पे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इट मीन्स उसके पास कौन सा प्रोटीन है? ए एंटीजन है। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके ऊपर कौन सा प्रोटीन है? बी वाला है, ठीक है। अगर किसी के पास दोनों है तो ए बी हो गया, किसी के पास कोई नहीं है तो ओ हो गया, राइट। तो अगर आप देखो डेफिनेशन, नेचुरल, सबसे पहले एंटीजन समझ लें। एंटीजन वो सारा सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। इसीलिए जब हम ड्रग बनाते हैं या कुछ ऐसा बनाते हैं तो वी ट्राई टू कीप द साइज लो, मॉलिक्यूलर वेट लो, जिससे वो उस कैटेगरी को क्रॉस ना करे। जैसे आपने देखा होगा कई, अब जैसे प्लेन वगैरह में होता है कुछ कि आप इस नीचे ऊंचाई से नीचे उड़ाओगे तो आप रडार में नहीं आओगे, मतलब आपको पकड़ नहीं सकते। ऐसे क्या होता है कि जो एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन्स वो सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इम्यून रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल यही है। लेकिन अगर आपने सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम रखा है और मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है, तो आपको इम्यून रिस्पॉन्सेस नहीं मिलेंगे। क्योंकि नॉर्मली हमें क्या लगता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है वो एंटीजन है। लेकिन जब आप इम्यूनिटी पढ़ोगे, इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे जाके अभी MBBS में, तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी कैटेगरी है। इम्यूनोजन होने के लिए आपको उसको टेस्ट पास करना पड़ेगा, मतलब आप उस कैटेगरी में होने चाहिए, आपका उतना साइज हो और आप इम्यून रिस्पॉन्स दे सको। अगर उससे कम हो गया तो इट्स फाइन, आप बॉडी में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। वो क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की डेफिनेशन समझ आ गई। एंटीजन ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस जो इम्यून रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होंगे? RBCs में प्रोड्यूस होंगे। और ये कहाँ मिलेगा? प्लाज्मा में मिलेगा। एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं? प्लाज्मा में। आपने देखा ना था ग्लोबुलिन्स वहाँ थे। कैसे होते हैं? टाइप ए और बी, क्योंकि हम एक ही ABO टाइप पढ़ रहे हैं, तो ए हो गया, बी हो गया, और ओ तो टाइप O इज लाइक 0, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। और ये क्या हो गया? एंटी ए और बी, इनका नाम क्या हो गया? एंटी ए और बी, राइट। अब देखिए RH फैक्टर, दूसरा ब्लड टाइप, दूसरा सिस्टम, RH प्रोटीन। अगर RH प्रोटीन प्रेजेंट होगी तो हम क्या बोल देंगे? जैसे किसी का A ब्लड है, उस पर RH फैक्टर भी है तो क्या बोल देंगे? A पॉजिटिव। किसी के पास B ब्लड ग्रुप है, उस पर RH प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे B पॉजिटिव, राइट। अगर RH नहीं है तो क्या बोल देंगे? नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है। तो मोस्टली आप देखोगे 92% जो पॉपुलेशन है, 85 to 92% पॉपुलेशन, एक विंडो है, उनके पास, सबके पास RH होता है। तो मोस्टली आपने देखा होगा जिसका भी ब्लड ग्रुप आप सुनोगे तो क्या होता है? पॉजिटिव। और बहुत रेयरली आपको क्या मिलते हैं? नेगेटिव मिलते हैं, क्योंकि 92% पॉपुलेशन के पास तो ऑलरेडी RH है,
राइट तो बहुत कम पॉपुलेशन जो बचती है उसके पास माइनस होता है, मतलब आरएच फैक्टर नहीं होता, तो कोई भी ब्लड ग्रुप होगा उसमें माइनस आ जाएगा, तो वो रेयर टाइप का हो जाता है फिर थोड़ा। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होगा। आरएच भी कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और आरएच नेगेटिव अगर नहीं होगा, जब कोई चीज़ है ही नहीं तो प्रेजेंट कहाँ से होगी, राइट? तो नो, नहीं है प्रेजेंट। ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर कंपेटिबिलिटी ऑफ द डोनर रेसिपिएंट इज डन बिफोर ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड एगुलेटेशन ऑफ द आरबीसीज, क्योंकि ये प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहले हम इनको चेक करते हैं। अगर इनको चेक करोगे तो उसके बाद आपका ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे क्लॉटिंग नहीं होगी। आपको पता है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मेनली इतनी सारी डेथ हुई थी जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको पता नहीं था क्लॉटिंग का, तो किसी का भी ब्लड किसी में चढ़ा देते थे, कुछ बच जाते थे, कुछ मर जाते थे, ठीक है? तो वो बेचारा कोई बचने वाला भी है, उसको भी किसी और का ब्लड चढ़ा दिया। तो पहले ब्लड ग्रुप ही नहीं पता थे, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि किसी का, उनको ये तो पता था ट्रांसफ्यूजन करने का। आप ये सोचो कि 200 साल तक हमें ये नहीं पता था। पहले 1800 या 1600 के अराउंड की बात है कि जब डिलीवरी होती थी बेबी की, तो जो सर्जन जाते थे या जो लोग जाते थे वो हैंड वॉश ही नहीं करते थे, उससे 50% तक डेथ हो जाती थी, 60% तक, मदर की भी और बेबी की भी। क्योंकि अगर आप डिलीवरी करा रहे हो या सिजेरियन, अगर कुछ भी ऐसा कोई प्रोसीजर आप करा रहे हो, कट कर रहे हो, और आपने हैंड वॉश नहीं किया तो आप तो इन्फेक्शन करा दोगे उसको, ठीक है? तो 200 साल तक तो लोगों को यही समझने में लग गया कि नहीं यार, हाथ साफ कर लेने चाहिए, स्टरलाइज कर लेने चाहिए, ठीक है? तो हमने धीरे धीरे चीज़ें सीखी और इस तरीके से चीज़ें, ये मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ा है। तो ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर आर इंपॉर्टेंट टू, कि आपको कैसे कंपेटिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है? आगे आ जाते हैं। अब ये आपके ब्लड ग्रुप हो गए, इसमें से सबसे पहले आपका यूनिवर्सल डोनर कौन? ब्लड ग्रुप ओ। आई थिंक मैक्सिमम बच्चे यहाँ ओ वाले होंगे। पता है सबको ब्लड ग्रुप ना? कितने लोगों का ओ है? अच्छा यार कम है, बाकी सब अलग अलग उसके हैं वैसे यार, क्योंकि ओ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। ओवरऑल आप देखेंगे तो 30% प्लस होता है टोटल, अगर उसमें देखेंगे तो 30% से ऊपर ही होता है ओ का, ठीक है? सो आपके पास हो गया, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए क्यों है? क्योंकि आपके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है? ए है। लेकिन आपको एक सपोर्ट दिया गया है, नेचर की साइड से आपको ये सपोर्ट दिया गया कि हम तुम्हें, अगर कोई और ब्लड ग्रुप आता है तो हम उसके अगेंस्ट तुम्हें एंटीबॉडी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी दे रहे हैं। तो इसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटीबॉडी बी, ठीक है? मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी, ठीक है? तो ये किस किस से ब्लड ले सकता है? डोनर्स ग्रुप इसके लिए क्या होगा? ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। क्यों ले सकता है ओ से? क्योंकि अगर आप देखो ओ के पास क्या नहीं होगा, कोई एंटीजन तो है नहीं, अगर एंटीजन नहीं है तो आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। बी के लिए अगेन, बी के पास कौन सी एंटीबॉडी, एंटीजन बी, ए बी के पास दोनों, ओ के पास कोई भी नहीं, ठीक है? तो अब इसमें अगर ये बहुत सिंपल है, बस टेबल बनानी है। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको। ब्लड ग्रुप 4 टाइप के, ए बी एंड ओ। यूनिवर्सल डोनर ओ, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है? ए बी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आरएच का, ये केस काफी आ जाता है। इस आरएच वाले केस में यू विल बी फाइंडिंग आउट कि आपके पास एक आरएच नेगेटिव पर्सन अपॉन एक्सपोजर टू द आरएच पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म आरएच स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। ये बहुत सिंपल चीज है कि अगर किसी के पास कोई वो चीज नहीं है तो उसके अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो आपसे ये पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, किस केस में ऐसा हो जाता है। मतलब बेबी का आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि किस केस में बेबी की डेथ हो जाएगी, और उसमें पूछा जाएगा कि मदर आरएच पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उसमें कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो आपको याद रखना है कि मदर कैसा होता है? मदर इज आरएच नेगेटिव और बेबी कैसा है? आरएच पॉजिटिव। आप बोलोगे यार मदर आरएच नेगेटिव, बेबी कहाँ से आरएच पॉजिटिव पैदा हो गया? थिंग इज कि भाई वो तो मदर फादर दोनों से मिलकर बना है ना। अब दोनों हो सकता है आए हो, उनमें से अलग अलग जीन हो, और हो सकता है वो पॉजिटिव आ गया हो, उस पर आरएच आ गया हो, फादर से आ गया हो, राइट? अब आ तो गया बेबी पे, तो आरएच पॉजिटिव आ गया, तो पहले बेबी के टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फर्स्ट बेबी विल बी नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। आपको पता है प्लेसेंटा में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। प्लेसेंटा इज लाइक ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो आपको जो अपर वॉल होता है यूट्रस का, आप देखते हो यहां पर ऐसे, इस वॉल में आपके अगर आप देखोगे तो ऐसे विलाय के फॉर्म में रहता है ना, राइट? तो इस स्पेसेस से वो जो लेना होता है वो ले लेता है, लेकिन डायरेक्टली ब्लड का कोई कनेक्शन नहीं होता इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में, राइट? तो ब्लड का सप्लाई तो नॉर्मली अगर है भी, अगर वो आरएच पॉजिटिव है तो बच्चा तो सर्वाइव कर जाएगा, पहला बेबी, पूरी उसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। लेकिन जब आप प्लेसेंटा जैसे जब कट करते हो, जब डिलीवरी होती है बेबी की, तो उस टाइम पे देयर आर चांसेस, मतलब जरूरी नहीं कि हो भी जाए, लेकिन अगर आपने मिक्सिंग हो गई, उस टाइम पे मिक्सिंग हो गई, तो मदर के अंदर क्या हो जाएगा? देयर आर चांसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, देन आरएच नेगेटिव मदर कैन फॉर्म द आरएच पॉजिटिव
एंटीजन, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अगेंस्ट RH पॉजिटिव जो आपका बेबी होगा उसके अगेंस्ट क्या बन जाएंगे, एंटीबॉडीज बन जाएंगे। अब जब नेक्स्ट बेबी आएगा तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप ऐसा प्रोसीजर करते हो, ये बहुत पुरानी बातें हैं कि अब तो बहुत एडवांस हो गए, आप क्या करते हो, आप ऑलरेडी RH वो दे देते हो, उसको इंजेक्शन दे देते हो मदर को, तो सर्वाइव हो जाता है, ठीक है। सो एंटीबॉडीज क्रॉस प्लेसेंटा इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, और उससे क्या होता है, सीवियर एनीमिया एंड जॉइंडिस हो जाता है बेबी में, और फिर इट कैन ऑल्सो लीड टू द डेथ, राइट। और इसमें जो डिजीज होती है वो होती है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिसको बोलते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, HIDN, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। HDN आपको हो सकता है मिल जाए, HDN क्या, तो अगर आपको कहीं HDN मिलता है, क्योंकि ये तो आपने सुना होगा इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये बहुत कॉमन है, आपको कहीं ना कहीं से आप गैस मार दोगे। बट इफ दे आर गिविंग द HDN, अगर वो HDN के बारे में दे रहे हैं तो देन इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। HDN क्या होता है, दैट इज अ हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, दैट इज HDN। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप करेंगे anti-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, तो आप बेबी को सेकंड प्रेगनेंसी में भी सेव कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, पक्का। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है दैट इवेंट इज क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। बहुत इजी, क्या होता है कि जैसे ही आपको चोट लगा तो क्लॉटिंग आपका क्या करता है, बॉडी लॉस को, बॉडी से ब्लड लॉस ना हो उसको प्रिवेंट करता है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे ही आपको चोट लगती है और जैसे ही आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे क्या रिलीज होता है, एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है, कौन सा केमिकल रिलीज होता है, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे ही आपको चोट लगी उससे रिलीज हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन, दोनों जगह से आपके इंजर्ड सेल्स जो पैनिक कर गए हैं, जो ट्रॉमेटाइज्ड हैं, वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहे हैं, और आपके प्लेटलेट्स वो भी क्या रिलीज कर रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये बनाते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, क्या बनाते हैं, एक एंजाइम बनाते हैं, एक एंजाइम कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। आप अगर ये बोलोगे कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है दैट इज इनफ, बट आपको यू नीड टू मेंशन कि थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों जगह से आ रहा है। अगर एक जगह का भी थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा तो उसको एक्टिवेट नहीं करेगा। ये कॉम्प्लेक्स तब बन रहा है जब इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकल रहा है। दोनों के थ्रोम्बोप्लास्टिन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। और ये थ्रोम्बोकाइनेज किस पे काम करता है, प्रोथ्रोम्बिन पे। जो प्रोथ्रोम्बिन है, जब ये प्रोथ्रोम्बिन पे काम करता है तो उससे क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन का फंक्शन क्या है, जो फाइब्रिनोजन है आपके पास, ये दीज आर द फाइब्रिनोजन, ये कैसी फॉर्म होती है, सॉल्युबल फॉर्म होती है। फाइब्रिनोजेंस कैसी फॉर्म होती है, सॉल्युबल फॉर्म होती है। और ये जैसे ही थ्रोम्बिन इस पे काम करता है तो ये कहता है कि अब तो जो है फाइब्रिन्स बना देंगे हम लोग, और विद द इंटेंगल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्योंकि जब ब्लड फ्लो करता है तो उसमें सेल्स फंस जाते हैं एक नेट की तरह, राइट। तो इंटेंगल्ड मास जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बना देता है, कोगुलम रेडिश ब्राउन क्लॉट, ठीक है। लोग अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, आई डोंट वांट टू टेक दोज नेम्स, बट दिस इज अ ब्राउन क्लॉट जो बनेगा किसमें, जब आपके पास फाइनल कोगुलेशन होगा। तो सबसे पहले क्या, कौन सा केमिकल रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन, किस किस से, प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू से। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। इसका फंक्शन किस पे होगा, प्रोथ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन किस पे काम करेगा, फाइब्रिनोजन पे, जो कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। कैसे हो जाएगा रिएक्शन होने के बाद, इनसॉल्युबल, राइट, फाइबर्स बना लेगा। तो कैल्शियम आयंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। हाँ, कैस्केड प्रोसेस का मतलब हो गया, जैसे इसमें हम बस एक सिंगल स्टेप देख रहे हैं, कैस्केड का मतलब होता है लीनियर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। तो इसमें टोटल 13 रिएक्शंस होती हैं, मतलब आपके अलग अलग फैक्टर्स हैं, 13 फैक्टर्स हैं, दोज आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग प्रोसेस, राइट। लेकिन आपके एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है। अगर हम डिटेल में पढ़ते लेक्चर को तो इसको उसमें भी डिटेल में हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें कैल्शियम भी एक फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन भी एक फैक्टर है। तो टोटल मिला के लेबाइल फैक्टर, फैक्टर 8 और आपका हीमोफिलिक फैक्टर होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 13 फैक्टर्स हैं टोटल, राइट। तो इसको कैस्केड प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइन से बहुत सारी प्रोसेस होने के बाद ये रिएक्शन हो रही है। हमने तो मेन रिएक्शन देख ली, क्या कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, उससे थ्रोम्बोकाइनेज बन गया, थ्रोम्बोकाइनेज से फिर आपने प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर लिया। इस सीम्स वेरी इजी, लेकिन असल में इतना इजी नहीं होता।
ठीक है। 3 to 8 मिनट्स लगते हैं ब्लड को क्लॉट होने में, मिनिमम टाइम 3 मिनट्स है, मैक्सिमम 8 है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिजीज बोलते हैं कि यार ये क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो गया इसको, ठीक है। सो क्लॉटिंग में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है। वाइटामिन के हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव। अच्छा देखो, कैल्शियम का रोल हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन वाइटामिन, अब इसमें जो के का रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाइटामिन के हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स टू अचीव एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो आपके इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लाज्मा में प्रेजेंट है उनको एक्टिव कौन करेगा, विटामिन के। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि आपका विच ऑफ द कंपोनेंट इज एक्टिवेटिंग द इनएक्टिव वन। आप अगर आप सपोज कैल्शियम भी दे रखा है तो ये क्लोज ऑप्शन हो जाएंगे और वहां बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे फिर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है क्लॉटिंग फैक्टर इन ब्लड आर इन अ इनएक्टिव फॉर्म, और सीरम का तो आपको पता ही था कि सीरम क्या होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी पाथवेज। सर्कुलेटरी पाथवेज में आपके पास क्या क्या है कि अगर हम देखें तो ओपन टाइप होता है और क्लोज टाइप होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ओपन टाइप और क्लोज टाइप। अगर ओपन टाइप होगा तो साइनसेस होंगे, साइनसेस मतलब कैविटीज, बड़े बड़े ओपन, जैसे स्विमिंग पूल टाइप, बैठे हैं जाके, पानी भरा है, गर्मी का टाइम आ रहा है, कूद गए टाइप, वैसा। सारे विसरल ऑर्गन इसमें बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह आराम से पड़े होते हैं, गर्मी की तरह, गर्मी में जैसे स्विमिंग पूल में लोग पड़े होते हैं वैसा ही साइनसेस के अंदर क्या है, इसके अंदर फ्लूइड है और उसके अंदर क्या है, सारे विसरल ऑर्गन है। आपसे पूछा है विसरल क्या होता है, विसरल मतलब दोज कैविटीज जिसके अंदर क्या है, हमारे सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो उन कैविटीज को स्पेशली उसकी जो लाइनिंग होती है उसको विसरा बोलते हैं, राइट। क्योंकि जब आप ऑपरेट करते हो या बॉडी को ओपन करोगे तो आप विसरा के अंदर एंटर करोगे, ठीक है। तो वो विसरल ऑर्गन्स है, राइट। तो विसरा के अंदर प्रेजेंट होंगे। साइनसेस वहां। रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो इम्प्रॉपर होगा, भाई इधर से कोई डुबकी मार रहा है, इधर से फ्लो जा रहा है, उधर से कोई डुबकी मार रहा है, कूद रहा है, तो ऐसा तो एक तो फ्लो नहीं होगा कि एक ही साइड जा रहा है। स्विमिंग पूल में आप सोच सकते हो कि फ्लो हो रहा है एक साइड, इम्प्रॉपर ही होगा ना, जो जहां से कूद गया वहीं से फ्लो क्रिएट हो गया। ये किस किस में होता है, ऑर्थ्रोपोड्स में और मॉलस्क में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वो ऑर्थोपोड्स के एग्जाम्पल देंगे और मॉलस्क के एग्जाम्पल देंगे और बहुत कॉमन एग्जाम्पल देंगे। कल PYQ एक टेस्ट था, हमने रैंकर बैच का कराया था, उसमें क्वेश्चन था, उन्होंने सारे कॉमन नाम दे रखे थे, बस उन्होंने क्या किया कि उनका साइंटिफिक नेम दे दिया, क्रो का दे दिया, कैंगरू का दे दिया, लिजर्ड का दे दिया, तो बेचारे 70% तो वहीं गिर गए। कि पता था बेचारों को, ईजी क्वेश्चन था, बट द थिंग इज कि उन्होंने दूसरे तरीके से पूछ लिया, फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। और क्लोज कैसा होता है, जैसे हमारे अंदर है, साइनसेस एब्सेंट होंगे, ओपन पूल नहीं होंगे। किसके अंदर जा रहा है, ब्लड के अंदर, कैपिलरी के। जैसे पहले क्या होता था, क्या किसी के घर में मोटर तो लगी नहीं होती थी, कि अभी सपोज वॉशरूम में है तो पाइप आपका बेसिन में पानी आ रहा है, किचन में सिंक में पानी आ रहा है, आराम से सारे काम कर रहे हो। सो दैट इज अ क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम। आप चले जाओ अब 300-400 साल पहले, जिसको भी पानी चाहिए नदी पे जा रहा है घड़ा लेके, ठीक है, कुछ भी काम करना है जा रहे हैं नदी पे, राइट, वो वाला सिचुएशन है। तो वो कौन सा सिस्टम है, वो ओपन टाइप है, ठीक है। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। हमें इंडिया में तो अभी आपको पता है, ये तो हमारी गवर्नमेंट आ गई, उसने थोड़ा सा काम कर दिया। मतलब आप सोचो कि हम इससे पहले कितना पीछे थे कि हमें ये बताना पड़ रहा था कि भाई वॉशरूम जाने के लिए भी आपको खेतों में नहीं जाना, राइट। मतलब आप सोचे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद जो इनिशिएटिव शुरू हुआ, जिसमें स्पेशली टॉयलेट्स बनवाए गए, ठीक है, ओपन डिफिकेशन। मोस्टली ये कल्चर कहाँ से आया है, स्टार्टिंग में जब आपके पास पानी का सप्लाई नहीं होता था तो पीपल आर गोइंग आउटसाइड, और उसी को फॉलो कर लिया, इतना दिल में बिठा लिया कि मतलब आई थिंक इससे पहले की गवर्नमेंट से पहले तो लोग मतलब इतना टाइम, मतलब अगर आप देखोगे टोटल काउंट्स के टॉयलेट्स कितने बने तो आप वो हो जाओगे, शॉक्ड हो जाओगे कि अभी यार ये क्या हुआ है, कितना पीछे थे, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा क्लोज सिस्टम में क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो होगा, क्योंकि किस बहुत रेगुलेटेड हो रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जा रहा है, तो रेगुलेटेड है, प्रॉपर है। किस में होता है, एनालिट्स में एंड कॉर्डेट्स में। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल कॉर्डेट्स का दिया जाएगा या एनालिट्स का दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, बता दोगे कौन सा सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। एनालिट्स के बारे में ज़्यादा दिया जाएगा। एनालिट्स के जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे, वो कोई भी इसके साथ मैच करा के वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपको बस ये पता चलना चाहिए एनालिट्स और कॉर्डेट्स में कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर उसके बाद अगर आप देखो, आपके पास फिशेस है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, एप्स और मैमल्स में कैसे होता है, अगर आप देखेंगे फिशेस से स्टार्ट करते हैं। ऑरिकल 1, वेंट्रिकल 1, सिंगल सर्कुलेशन होता है, एक बार ब्लड एंटर करता है हार्ट के अंदर, राइट। उसके बाद हम बात करें एम्फीबियंस और मोस्ट रेप्टाइल्स के अंदर, ऑरिकल कितने होते हैं, 2, वेंट्रिकल कितने होते हैं, 1। ये कैसा हार्ट सर्कुलेशन है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है, क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है, राइट। आपने ऊपर तो सेपरेशन कर दिया, नीचे लेकिन मिक्स कर दिया।
फिर क्रोकोडाइल्स, एव्स एंड मैमल्स के केस में 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ब्लड 2 बार एंटर करता है और पार्टीशन भी होता है क्योंकि हमारी एनर्जी हाई एनर्जी नीड्स है और उसको फुलफिल करने के लिए वी रिक्वायर द एफिशिएंट सिस्टम, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ डबल सर्कुलेशन। और फिशेस पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन। फिशेस के हार्ट में कैसा ब्लड होता है? वेनस ब्लड होता है, और ये कहाँ दे देगा? गिल्स के पास भेजेगा। मतलब हार्ट का फंक्शन क्या है कि इम्प्योर ब्लड को ही फ्लो कराना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी? गिल्स के पास, और गिल्स पे कैसा हो जाएगा? फिर सारी सफाई हो जाएगी और वापस इट विल बी कमिंग बैक टू द हार्ट, राइट। तो दैट इज द काइंड ऑफ सिस्टम वी आर हैविंग इन द फिशेस, राइट। चलो उसके बाद आता है लास्ट, दैट इज अ लिम्फ, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। अगर हम फ्लूइड की बात करें तो एक लिम्फ होता है जिसका कलर कुछ नहीं होता। आपका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जैसे मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि अगर सपोज 100 रुपये दे के मम्मी ने आपको भेजा और आपने बीच में कुछ डिलीवर कर रहे थे, कुछ गिर गया या कुछ मिस हो गया, अब आपके पास 90 रुपीज़ हैं या 85 रुपीज़ हैं, तो यू नीड टू फिलफिल इट। क्योंकि ब्लड में तो अगर आप 5 लीटर पंप कर रहे हो तो यू रिक्वायर द 5 लीटर अगेन। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि ब्लड से हमने 5 लीटर भेजा और वापस जब सर्कुलेशन में राइट ऑरिकल में ब्लड एंटर कर रहा है तो 4.5 लीटर आ रहा है, तो ऐसे तो तुम्हारा ब्लड ही खत्म हो जाएगा, फिर जा कहाँ रहा है, राइट। तो हमारे पास क्या होता है, एक दूसरा सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। उसका फंक्शन क्या होता है कि जैसे होता है ना कि जैसे आपके पास आप ये मानो जैसे यहाँ आप देख रहे हो सारी वायरिंग हो रखी है, इसको आप ये कंसीडर करो कि ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके थ्रू ब्लड जा रहा है। अब सपोज अगर इसमें लीकेज होता, कभी कभी लीकेज होता है तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे बाल्टी लगा देते हैं या कुछ बर्तन रख देते हैं कि यार इसमें पानी आ जाए। और अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, सपोज अगर यही लीकेज पेट्रोल पंप के कहीं पाइप में आ जाए, तो वो ऐसे थोड़ी करेंगे पानी बहने देंगे, दे विल बी स्टोरिंग इट और उसके बाद उसको फिर से फुलफिल करेंगे, कहीं एक ड्रॉप भी वेस्ट ना हो जाए, राइट। सेम थिंग वी आर डूइंग विद द लिम्फ पार्ट। लिम्फ क्या है कि जो भी ब्लड से, जब आप ये जो आपके पास सेल्स हैं, ये आपके पास ब्लड कैपिलरीज हैं और आपके पास बराबर में आपके पास क्या होती हैं, सेल्स होते हैं ये। अब आपको यहाँ से कुछ देना है, यहाँ सारा इस फ्लूइड के अंदर आ गया, तो यहाँ से आप जो सब्सटेंसेस दे रहे हो उसके साथ बहुत एडिशनल चीज़ें भी लिम्फ में आ जाती हैं, राइट। तो वी नीड टू फुलफिल इट के ब्लड का जो कंपोजिशन है वो फिर से सेम हो जाए। तो वो एक्चुअली उसको करने के लिए हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, और वो फाइनल जाके हमारी जो लार्ज वेना कावाज होती हैं उनमें जाके फिर से मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, राइट। तो ब्लड में ब्लड माइनस लार्ज प्रोटीन प्लस मोस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग व्हाट, लिम्फ। आपसे एक सीरम का पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में, लिम्फ के बारे में। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। लिम्फ क्या होता है, ब्लड माइनस लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर WBCs होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं इसके अंदर। तो मोस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं होंगे, जैसे RBCs नहीं होंगी, ठीक है, प्लेटलेट्स का आप देखोगे वो कंपोनेंट कम होंगे। तो रिच इन लिम्फोसाइट्स, कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स एंड फैट्स। ये क्वेश्चन PYQ है जिसमें आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लिम्फ, कि इसमें से कौन सा लिम्फ का फंक्शन नहीं होता, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये रिस्पिरेशन में नहीं है। उसमें एक ऑप्शन था, कल ही एक टेस्ट हुआ है उसमें क्वेश्चन था, और उसमें कल हम डिस्कशन कर रहे थे रैंकर बैच के साथ, तो उसमें उनका यही क्वेश्चन था और उसमें फंक्शन पूछे गए थे लिम्फ के, और उसमें लिम्फ का एक फंक्शन था कि इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ठीक है। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट का कैरियर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है फैट लैक्टियल के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा था ना, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल ड्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड बैक टू मेजर वेन्स, जो वेना कावा होती है वहां तक वापस लेके आता है। और लैक्टियल, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि लैक्टियल आर द लिम्फ वेसल जो इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू हेल्प करते हैं किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में, राइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ठीक है। सो दिस इज द लेक्चर दैट वी हैव डन फॉर टुडे, ठीक है। अब हम करेंगे रिवाइज, ठीक है। तो इस रिवीजन के पार्ट में विशाल हमें हेल्प करेगा। आ जाओ विशाल। So please, ladies and gentlemen, please welcome Vishal here. Yeah, आजो। आजो। तुमने ये बताओ यहाँ प्लीज। तो आप लोग विशाल को जानते हैं, जो कि बहुत विशाल लग रहा है मतलब तो विशाल बच्चे, अभी हम जो हैं करने वाले हैं क्या, जैसे हमने बोला था कि कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, कौन आने वाला है, विशाल। विशाल नहीं, कॉकरोच आने वाला है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉकरोच। तो विशाल, आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, विशाल आंसर करता जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है जो अभी हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था कौन से चैप्टर से बच्चे, विशाल इज गोइंग टू हेल्प मी, क्योंकि मैं ना कभी कभी गजनी हो जाता हूँ। गजनी आमिर खान को जानते होगे, ठीक है, और गजनी को भी जानते होगे।
तो मुझे ना कभी मेरी याददाश्त चली जाती है, तो विशाल इज गोइंग टू हेल्प मी और वो मुझे असिस्ट करेगा आज के रिवीजन वाले पार्ट में। तो विशाल, सबसे पहला चैप्टर हमने कौन सा कवर किया? आज का या नहीं, स्टार्टिंग से पहला बिल्कुल एनिमल टिश्यूज हमने कवर किया। एनिमल टिश्यूज, विशाल जोर से बोलेगा और सब मिलके बोलेंगे। कौन सा चैप्टर कवर किया? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसका फर्स्ट पार्ट था एनिमल टिश्यूज, राइट। तो विशाल अब ये बताओ कि मैंने तुम्हें ये मतलब इसका काइंड ऑफ प्रूफ, मैं जैसे मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, राइट, लेकिन विशाल इज हियर फॉर द कंफर्मेशन कि नहीं हमने ये चीज़ें की हैं, ठीक है, तो मेरा गवाह है ये, ठीक है। या अरे कोई बात नहीं बच्चे, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया। चलो कोई नहीं, हम याद, मुझे भी याद नहीं है, तो हम दोनों मिलके हैं ना, जय वीरू, कोई नहीं। तो देखो, तो हमारे पास क्या हो गया कि वी स्टडीड द एनिमल टिश्यूज फर्स्ट। तो सबसे पहले हमने बच्चे टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी विशाल, ठीक है। तो टिश्यू की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि स्ट्रक्चरल, फंक्शन और ओरिजिन। देखो विशाल को सब याद है, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। अगर इन ये तीनों किसी चीज की सेम है सेल्स की, तो उसको, उनके कलेक्शन ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। बट इसके साथ एक लाइन लिखी थी, क्या? हाँ, कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जिसमें विशाल क्या हो सकता था? स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो सकते थे, लेकिन ओरिजिन, सॉरी, स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग हो सकते थे, लेकिन ओरिजिन अलग हो सकती थी, या सेम हो सकती थी? सेम हो सकती थी। तो स्ट्रक्चर फंक्शन अलग हो सकता है, लेकिन ओरिजिन हमेशा सेम रहेगी। तो कुछ टिश्यूज आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें स्ट्रक्चर फंक्शन सेम होगा, लेकिन ओरिजिन अलग, ओरिजिन सेम हो सकती है, राइट। ओरिजिन सेम होगी हमेशा, मतलब कोई भी टिश्यू होगा उसमें ओरिजिन सेम होगी, स्ट्रक्चर फंक्शन अलग होगा। दैट्स अ डेफिनेशन फॉर टिश्यू। सेकंड हमने पढ़ा कि टिश्यू कितने टाइप के थे बच्चे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज? 4 टाइप्स। विशाल ने नीचे से अकेले से ऐसे इशारा कर दिया मुझे 4, तो 4 टाइप के। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स कनेक्टिव, नहीं गलत कर दिया। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो विशाल ने मुझे बताया अभी अभी कि टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, ECMN, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, बोलना भी है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल या नर्वस टिश्यू, राइट। तो उसमें हम आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज पे। एपिथेलियल मतलब एपी का मतलब अबव, थीलियल का मतलब सरफेस, राइट। सरफेस के ऊपर जो टिश्यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज कितने टाइप के थे बच्चे? एपिथेलियल 3-4 टाइप। पहले तो 2 टाइप के थे। कौन कौन से पहले थे? एक थे सिंपल, और दूसरे कौन से थे? कंपाउंड। एक हो गया सिंपल, विशाल ने बताया कि एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड, ठीक है। सबको पता है सिंपल कंपाउंड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल, जो तुम बता रहे थे कि 4 टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से 4 टाइप के हैं? या 5 टाइप के होते हैं, जैसे भी है। हाँ, नहीं, एपिथेलियल का क्लासिफिकेशन हुआ सिंपल। अभी हम इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे टिश्यूज के बारे में, ठीक है। टिश्यूज आपने बताया कौन कौन से होते हैं? E, C और M और N, ठीक है। दिस इज इपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड द न्यूरल टिश्यूज। एपिथेलियम में बताइए कितने टाइप? सिंपल एंड कंपाउंड, राइट। अब सिंपल कितने टाइप के होते हैं? सिंपल होते हैं 5 टाइप्स के। एक होता था सिंपल, चलो तुम बैठ जाओ, तुमने विशाल के लिए प्लीज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विशाल, जिसने हमें हेल्प किया यहां तक पहुंचने में, ठीक है। सो टिश्यूज के बारे में हमने बात किया, 4 टाइप के टिश्यू, ECMN, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे, वी आर हैविंग लेस टाइम और हमें 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। एपिथेलियल कितने टाइप के? सिंपल एंड कंपाउंड। कल टेस्ट है इसलिए करा रहा हूं, इसी में से आएंगे क्वेश्चंस, ऐसे ही आएंगे, इसीलिए आप याद रखो सारा। एपिथेलियल टिश्यूज के 2 टाइप, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल के कितने टाइप? 5 टाइप। कौन कौन सा? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमिनर। सिंपल, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमिनर, फिर सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। सिंपल स्क्वैमस के एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। एल्विलाई और वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, राइट। तो आपके एल्विलाई में मिलेंगे और कहां मिलेंगे?
वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स मिलेंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद हमने पढ़ा, अच्छा स्क्वैमस जो होता था इसका फंक्शन अगर स्पेशली देखेंगे तो डिफ्यूजन सरफेस क्रिएट करता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि डिफ्यूजन सरफेस कौन, डिफ्यूजल जो सरफेस होती है उसके थ्रू, क्योंकि यही टिश्यू प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आ गए क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल कहां प्रेजेंट होंगे? डक्ट्स ऑफ व्हाट? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ nephrons, मतलब tubular parts of nephron and ducts of glands. These are the two example for cuboidal. तो हमारे पास दो एग्जाम्पल आ गए स्क्वैमस के। सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस कैसे सेल्स है? रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। स्पेसेस होता है क्या उनके बीच में? बहुत मिनिमम स्पेसेस। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम, ना के बराबर, राइट? नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, या बिल्कुल ना के बराबर बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। इसके नीचे क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होता है, राइट? एग्जाम्पल जल्दी से मुझे बता दिए स्क्वैमस के फिर से। एल्विलाई एंड वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। क्यूबॉइडल के एग्जाम्पल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, नॉट सलाइवरी ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। उसके बाद हमने पढ़ा कॉलमनर, कहां होगा? स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है? एग्जाम्पल याद रहेंगे। उसके बाद हम आगे के सीलिएटेड, और आपको मैंने बोला था कि ग्लैंडुलर, दीज आर द लाइक होते वही हैं क्यूबॉइडल और कॉलमनर, बट अपना क्या करते हैं? सिलाई अपने अंदर क्या बना लेते हैं? विलाइज बना लेंगे, स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। तो वो स्ट्रक्चर जो मॉडिफिकेशन हो जाता है, स्पाइक्स बना लेते हैं। तो सीलिएटेड वाले कहां प्रेजेंट होते हैं? ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था जो स्मोकर्स होते हैं उनके वही ब्रोंक्यूल्स में वो जो सीलियाज होते हैं वही बंद कर जाते हैं, राइट? तो ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। और फेलोपियन ट्यूब कि जब आपको किसको उठा के लेके जाना है? जाइगोट को जब फर्टिलाइजेशन के बाद उठा के आपको लेके कहां जाना है? तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फेलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद आ गए ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कहां प्रेजेंट होगा? ग्लैंडुलर में हमने पढ़ा, ग्लैंडुलर में दो होता है। अगर सिंगल सेल वाला है तो यूनिसेलुलर वाला है तो आपका गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है? और अगर आप देखोगे मल्टी सेलुलर तो कहां होगा? स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ग्लैंड्स हैं वो भी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन हो गए। एक्सोक्राइन जिनके पास डक्ट होती है, एंडोक्राइन जिसके पास डक्ट नहीं होती। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम सबसे पहले जिसमें मल्टीपल लेयर होती हैं उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड एपिथेलियम, राइट? सो कंपाउंड एपिथेलियम के एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने पढ़ा स्किन, जो ड्राई सरफेस है। अगर वेट सरफेस आप देखो तो आपका वेट सरफेस में बकल कैविटी में भी होगा, वॉल्स ऑफ बकल कैविटी, और कहां होगा? फेरिंग्स में होगा, ठीक है? तो आपके पास वॉल्स ऑफ बकल कैविटी है, फेरिंग्स है, और क्या एग्जांपल है इसका? जो पैनक्रियाटिक डक्ट है और प्लस डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। इससे पहले ये कंफ्यूजन होगा, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आता है कि एक जगह था डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, वो क्या था? क्यूबॉइडल। ये क्या है? डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, राइट? तो दोनों में फर्क है, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो ये हमने अपने टिश्यूज कर ली, कौन से वाले? एपिथेलियल। फिर हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज में कैसे होते थे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो आप सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। कौन से टाइप? दो टाइप, एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर टिश्यूज होते हैं पैकिंग टिश्यूज। पैकिंग टिश्यूज मतलब जहां भी आपको फिलिंग करनी है, इंटरनल ऑर्गन्स की अगर कहीं फिलिंग करनी होगी तो वहां क्या यूज करेंगे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज करेंगे। इसकी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते थे उनका नाम बता सकते हैं? फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, राइट? दीज आर द सेल्स। मास्ट सेल्स का फंक्शन सेम जो बेसोफिल्स कर रहे थे। फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन टू फॉर्म द फाइबर्स, राइट? उसके बाद हम आ जाते हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स का फंक्शन क्या हो गया? फैट का स्टोरेज करना, राइट? एज ए इंसुलेटर काम करेगा फिर, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में कैसे होते थे? डेंस रेगुलर और इररेगुलर। डेंस रेगुलर में आप देखोगे तो बहुत प्रॉपर्ली अरेंज होंगे, डेंस इररेगुलर में प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होंगे। डेंस रेगुलर के एग्जांपल बता दीजिए क्या क्या होता है? टेंडन्स एंड लिगामेंट। टेंडन्स किसको कनेक्ट करते हैं? मसल टू बोन। और बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट। क्या ट्रिक पड़ी थी? बबली। बोन टू बोन इज कनेक्टेड बाय द लिगामेंट। तो अगर आप कभी भूल जाते हो कि बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है तो लिगामेंट से याद रख लेंगे, बबली से याद रख लेंगे, बी टू बी दैट इज अ लिगामेंट, बाकी दूसरा वाला आपको याद रहेगा, ठीक है? उसके बाद हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज हमने क्या पढ़े? बोन और टिश्यू, मतलब स्पेशलाइज में आपने देखा फ्लूइड पढ़ा था और बोन के बारे में और कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था। तो बोन में आप बताइए बोन कैसा हो गया? हार्ड हो गया,
राइट? हार्ट में किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट। अगर आप देखोगे कैल्शियम और फॉस्फेट का कंपोनेंट ज्यादा है। इसमें जो सेल्स होते हैं क्या नाम होता है उनका? ऑस्टियोसाइट्स, राइट? ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक हेवर्सियन कैनाल होती है, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हेवर्सियन कैनाल होती है, वॉकमैन कैनाल होती है। इसमें जैसे दो हेवर्सियन कैनाल जो होंगी, दोज विल रिमेन कनेक्टेड विद द, बीच में जैसे एच होता है वैसे, तो एक वॉक्समैन कैनाल भी होती है। एक होती है हेवर्सियन कैनाल और इनके बीच में ये जो कैनाल है वो उसे वॉक्समैन कैनाल बोलते हैं। कभी आ जाए तो, वैसे तो नहीं आएगा ये, ठीक है? तो लैकुनी होते हैं। लैकुनी मतलब स्पेसिस के जो ऑस्टियोसाइट्स की पूरे जो पोर्शन वैसे बनते हैं, राइट? तो इस तरीके का इसका शेप होता है। उसके बाद हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं तो उसको उस पर नहीं जाएंगे। फिर मस्कुलर टिश्यूज, 3 टाइप की फाइबर्स हमने पढ़े। दोज 3 टाइप ऑफ फाइबर्स आर स्केलेटन, स्मूथ। अच्छा, स्मूथ का शेप बता दीजिए क्या होता है? स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप को ही दूसरे तरीके से फ्यूजीफॉर्म, ये याद रखना, फ्यूजीफॉर्म अगर आ गया, आधे बच्चे तो इसी में झूल जाते हैं कि यार ये कहते हैं सर मैंने तो स्पिंडल शेप पढ़ा था, ये क्या लिख दिया उन्होंने फ्यूजी फ्यूजी, ये तो मुझे पता ही नहीं है। फ्यूजी का मतलब भी होता है टेपरिंग एट बोथ एंड। टेपरिंग का मतलब वो होता है कि नैरो हो गया दोनों साइड से, राइट? सो टेपरिंग एट बोथ एंड कौन सा हो गया? फ्यूजी फॉर्म। ये कौन से हैं? स्मूथ मसल्स। कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स में। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर आप इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हो तो वहां सारी जगह क्या मिलेगा? स्मूथ मसल्स मिलेंगे। आपके स्केलेटन के साथ जो मसल्स कनेक्ट है वो कौन सी है? स्ट्राइटेड मसल्स हैं। स्ट्राइटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स आर सेम, ठीक है? अब ये मसल्स कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, अनब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, ब्रांच नहीं होती उसमें, आपस में होते हैं बराबर बराबर ऐसे करके आपके दिखेंगे, बट मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, राइट? और अनब्रांच्ड होंगे, राइट? मल्टी न्यूक्लिएटेड, अनब्रांच, और कैसे हैं? वॉलेंट्री हैं। स्मूथ मसल्स के बारे में बात करें, स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? फ्यूजी फॉर्म होते हैं या स्पिंडल शेप्ड होते हैं, राइट? और ये कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, राइट? उसके बाद हम आ जाते हैं कार्डियक मसल्स पे। स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कैसे होते हैं? ये यूनी न्यूक्लिएटेड, बट कैसे होते हैं? इसमें भी स्ट्राइएशंस होते हैं, राइट? तो अगर आपसे पूछा जाए स्ट्राइटेड मसल्स बताइए, उसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। स्ट्राइटेड की अगर आपका बोला जाता है स्ट्राइएशन बेस्ड मसल, तो दोनों आ जाएंगे उसमें। कौन कौन से? स्केलेटल और कार्डियक, राइट? तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि कहीं एक ही लगा दो, ठीक है? किसमें? उसमें कार्डियक में ब्रांचिंग होती है। ये कार्डियक के अंदर ब्रांचिंग भी होगी। न्यूक्लियस कैसा होगा? यूनी न्यूक्लिएटेड होगा, राइट? उसके बाद हमारे पास आ गया नर्वस टिश्यू। नर्वस में न्यूरॉन आपने बहुत पढ़ा है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन नॉन नर्वस पार्ट, मतलब जो नॉन एक्साइटरी पार्ट है, नॉन एक्साइटरी पार्ट में जैसे एस्ट्रोसाइट्स आते हैं, स्वान सेल्स का नाम सुना होगा आपने, जो माइलिन शीथ बनाते हैं, राइट? न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। ऑल दीज सेल्स आर हेल्पिंग, एक्चुअली दोज आर द फैगोसिटिक सेल्स, राइट? तो हमारे पास 2 पार्ट है नर्वस सिस्टम में, नर्वस टिश्यू में। एक तो ऐसा पार्ट जो कंडक्टिंग पार्ट है। न्यूरॉन्स के बारे में आप जानते हो कि एक सेल बॉडी होती है, उसमें डेंड्रॉइड्स होते हैं, बीच में सेल बॉडी हो गई, फिर एक्सॉन निकलता है और उसमें क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, वो हमने पढ़ लिया। लेकिन उसके बाद एक होता है सपोर्टिंग पार्ट, लाइक जैसे बाहुबली में कटप्पा युवराज को ट्रेन करता था ना, ऐसे ये जो नॉन एक्साइटरी पार्ट है, एक्चुअली इट इज मोर देन 50%। आपको लगता है कि नर्वस सिस्टम में हमारे पास बस न्यूरॉन्स हैं, बट एडिशनल सेल्स भी हैं, क्योंकि अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो हाउ वी आर गोइंग टू हैव दैट एक्साइटेशन पार्ट। लाइक जैसे हम क्लास ले रहे हैं, आपको लगता होगा कि मैं क्लास ले रहा हूँ, बट लेकिन अगर भैया नहीं होंगे, ही इज रनिंग ऑल द प्रोसेस, तो फिर हम कैसे चलाएंगे, राइट? तो मोर देन 50% पीपल आर द वन जो बिहाइंड द बैक और जो सारी चीजें काम कर रहे हैं, राइट? तो नर्वस सिस्टम में भी ऐसे टिश्यूज होते हैं जो नॉन एक्साइटरी हैं। नॉन एक्साइटरी का पार्ट ऐसा हो गया जो नर्व कंडक्शन नहीं कर रहा बट हेल्पिंग है, राइट? सो दिस इज अबाउट द टिश्यू। अब आ जाते हैं कॉकरोच पे। जंक्शन रह गया हमारे पास, 3 जंक्शन थे। सबसे पहले आप मुझे बताइए गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का क्या फंक्शन होता था? सबसे पहले थे टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन आर सो क्लोज। अब आपको पता है टाइट, अगर हम किसी चीज को टाइट करते हैं उसका मतलब क्या होता है? कि लीक ना हो। हमारे पास कोई बॉटल है उसमें से लीकेज ना हो, तो उसके लिए कौन सा होना चाहिए? टाइट जंक्शन। फिर आ गया अडहेरिंग जंक्शन। क्या फंक्शन होगा? सीमेंटिंग मटेरियल के सेल्स को बहुत क्लोज कर लो, अडहेयर कर लो, राइट? साथ में रखना है। उसके बाद आपके पास कौन से आ गए? गैप जंक्शन। अब अगर आपको कम्युनिकेट करना है, आपने लड्डू बनाए, आपने पराठा बनाया, सेवई बनाई, गुजिया बनाई, देना है तो आप दे सकते हो। क्या यार, क्या क्या याद दिला दिया तुमने रोजे में मुझे। चलो, खाने पीने की चीजें, छी 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 छी, पाप हो गया। चलो वापस आते हैं रिवीजन पे। अब बात करते हैं उस इंसान की, मतलब उस प्राणी की जिसका हमें शिद्दत से इंतजार था, और वो है कॉकरोच। तो कॉकरोच जो हमारा होता है, सबसे पहले कैसा था?
अमेरिकन है वो, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, राइट, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इसका नाम है। इसका अगर हम साइज की बात करें तो कितना होता था, 0.3 इंचेस टू, अगर आप देखिए इसके साइज बताइए, साइड कितना होता है, 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, और साइज सेंटीमीटर में अगर बताएंगे 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर, दैट इज अ साइज। इसका अगर आप कलर देखेंगे तो मैंने आपको बोला था अमेरिका में, क्योंकि इसका नाम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, और यूएस में आपने देखा रेसिज्म का मतलब कलर का बहुत वो होता है, राइट। तो ये कैसे होते थे, बीबी की वाइन्स, मैंने आपको बोला था एक शो चलता था बीबी की वाइन्स, ये कैसे होते थे, ब्लैक, ब्राउन और ग्रे, ग्रे मतलब ग्रीन, रेड एंड, तो आपके पास क्या हो गया अब बीबी ग्रे। अब ये मत बोलना किसी की बीबी ग्रे है, ऐसे नहीं होगा। बीबी मतलब ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रीन, रेड और येलो में भी ब्राइट येलो, कौन से रीजन्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स में, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा इस कॉकरोच के बारे में कि ये तो इसका कलर हो गया। उसके बाद हमने देखा कि इसका क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या था, एज अ पेस्ट, मतलब बहुत सारी डिजीज वो कंट्रोल करता है। इज देयर एनी फैक्टर जो मैं भूल रहा हूं अभी कैरेक्टरिस्टिक में? हाँ, नॉड, मैंने आपको बोला था एक वर्ड नॉड, क्या मतलब था इसमें, एन का नॉक्टर्नल, ओ का क्या मतलब था ओमनीवोर्स, डी का क्या मतलब था डैम प्लेसेस। नॉड याद रखना है आपको, नॉक्टर्नल होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं और डैम प्लेसेस पे मिलते हैं, राइट। तो दिस इज द वन। और फिर हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा कि अच्छा ये जो है डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी किस पे, मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी में हम बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर्स को हमने स्टडी करना है। तो हमने सबसे जनरलाइज कौन सी स्पीशीज स्टडी कर रहे हैं, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। इसका साइज जनरलाइज क्या होगा, 34 टू 51 सेंटीमीटर मिलीमीटर। मैंने आपको बोला था कि इसको 17 की टेबल के टर्म्स में याद रखना कि 72 34, फिर 53 आएगा, बट तुम याद रखना 51 कि कहीं ना कुछ मिस्टेक हुआ है। 34 टू 53, सॉरी 17 के टेबल में 51 आएगा, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि 53, राइट। सो दैट इज द साइज ऑफ दिस अमेरिकाना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर आप इसको देखोगे तो इसके जो बॉडी की अगर आप बात करें तो इसके ऊपर क्या होता है, कुछ शेल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्केलराइड्स बोलते हैं, राइट। हार्ड बॉडी सरफेस होगी काइटिन की बनी, उसको बोलेंगे स्केलराइड्स। स्केलराइड्स के लिए मैंने आपको बोला देयर आर 2 थिंग्स, जिसमें बोलते थे, मैंने आपको एक स्पेशल कोड दिया था, डॉटर्स आर वेरी स्पेशल, बोला था ना। डॉटर्स में, डॉटर्स का डीटी, डॉर्सल साइड पे क्या होते हैं टर्गाइड्स, वेंट्रल साइड पे क्या होते हैं स्टर्नाइड्स, आपस में कनेक्टेड किससे रहते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा, ये तो हो गया एक्सोस्केलेटन। उसके बाद हम आ जाते हैं कौन से पोर्शन पे, इसकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो सबसे पहले हेड के बारे में बात करते हैं। अगर आप इसका हेड देखोगे तो हेड इसका होता है ट्रायंगुलर, ठीक है। आपको उसके पार्ट अगर याद नहीं रहे तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे अगर आप मुझे देखो एज अ कॉकरोच, ठीक है, छी, तो मतलब अगर आप यहां से देखोगे ऐसे अगर बनाओ और मेरे नोज से ऐसे लेके आओ, ट्रायंगुलर बनाना है, तो अगर आप सारे कंपोनेंट देखो तो 2 ईयर्स, 2 आईज, 1 नोज और 1 माउथ, टोटल कंपोनेंट कितने हो गए 6। इसके हेड कंपोनेंट कितने होते हैं 6। तो आप मुझे इमेजिन कर लेना इन द फॉर्म ऑफ कॉकरोच, और टोटल 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, टोटल हो गए 6 कंपोनेंट। तो कॉकरोच का भी जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर होता है। अगर आप मेरे ये चीक्स हटा दो, ठीक है, तो बस कॉकरोच जो शेप बचेगा दैट इज अ ट्रायंगुलर शेप, और उसमें 6 सेगमेंट होंगे। कॉकरोच में भी 6 सेगमेंट होते हैं, 6 सेगमेंट का बना होता है, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा कि हेड में और क्या होते हैं, आईज होते हैं, कंपाउंड आईज, और क्या होते हैं एंटेना होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था हेड कैप्सूल। हेड कैप्सूल में बताइए क्या होता था, हेड कैप्सूल के अंदर हमने कंपाउंड आईज, वही से एंटेना उसी के अंदर पड़ा, ये 2 चीजें। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके पास जो लोअर पार्ट होता है, एक्चुअली जो माउथ पार्ट्स होते हैं, अगर आप देखोगे तो इसका हेड जो होगा वो पूरे सरफेस से 90 डिग्री होता है, ऐसे होता है, राइट। अगर आप देखो हेड नीचे डाउनवर्ड होता है, ऐसे झुक के चलता है, ठीक है। तो उस पूरे पोर्शन में अगर आप देखोगे तो उसमें माउथ पार्ट्स होते थे। लोअर लिप को क्या बोलते थे, लेबियम। अपर लिप को क्या बोलते थे, लेब्रम। लेब्रम से कनेक्टेड पार्ट क्या होते थे, मैंडिबल्स। मैंडिबल्स में 2 सरफेसेस होती थी, इंसीजन एंड ग्राइंडिंग के लिए यूज होते थे। और फिर क्या होता था, नीचे वाले अगर लेबियम वाले पार्ट में देखें कनेक्टिंग लिंक, मैक्सिला। बीच में क्या होता है, हाइपोफेरेंक्स। किसकी तरह काम करता है, टंग की तरह काम करता है। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, थॉरेक्स के ऊपर, राइट। थॉरेक्स अगर आप देखो तो थॉरेक्स कितना पार्ट हो गया, 3 पार्ट। कौन कौन से, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स एंड
मेटाथोरैक्स, प्रोथेरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, सबके पास वन पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। विंग्स किसके पास होते हैं? मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स के पास विंग्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा जो मीजोथोरैक्स के जो विंग्स थे उनकी प्रॉपर्टी थी क्या? टॉडल। कैसे होते थे? ओपेक, डार्क एंड लेदरी, राइट। ये कौन से वाले विंग्स थे? 4 विंग्स थे, राइट, जो किस पे प्रेजेंट थे? मीजो पे। अगर मेटा वाले पे जाएंगे सेकंड पेयर ऑफ विंग्स। अच्छा, जो मीजो वाले थे, जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स हैं, वो किस में हेल्प कर रहे हैं? वो एक्चुअली प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं हाइंड विंग्स के, ठीक है, वो उसको कवर करते हैं, लेकिन नॉर्मली इनका फंक्शन फ्लाइट में नहीं है। सेकंड पेयर ऑफ विंग्स किस पे प्रेजेंट होता है? मेटाथोरैक्स पे, और उसका फंक्शन क्या है? वो फ्लाइट में यूज होता है, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर ये हमने देख लिया प्रोथेरैक्स, मीजोथेरैक्स, मेटाथोरैक्स, इसमें हमने विंग्स की स्ट्रक्चर देख ली, ये पार्ट हो गया। उसके बाद हम आएंगे किस पे? नेक्स्ट पार्ट, एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर आप देखो कितने सेगमेंट है टोटल? 10 सेगमेंट्स है। 10 सेगमेंट्स में आप देखो 10 सेगमेंट पे एक स्ट्रक्चर होती है जो स्पेशली सेंसेशन के लिए अगर उसके यूज होती है, उनका क्या नाम होता है? एनल सर्साई, राइट। उसके बाद अगर हम देखें एब्डोमेन में, अगर आप देखोगे फीमेल में जाओगे, ठीक है, तो फीमेल में 7th सेगमेंट जो होता है वो बोट शेप्ड होता है। 7th सेगमेंट इज बोट शेप। तो 7th, 8th और 9th आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रूड और जेनाइटल पाउच। ब्रूड और जेनाइटल पाउच बनाते हैं। अगर आप मेल में आओगे तो मेल में मैंने आपको बोला था कि एक स्माइली सा फेस बनता है ऐसे। आपके पास क्या होता है? 9th और 10th क्या? 9th और 10th टर्गाइट, और ये क्या है? 9th स्टर्नाइट। ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? जेनाइटल पोर बना रहे हैं, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? अगर आप देखो उसमें जो आपसे एब्डोमेन में बोला गया था, वहां जो जेनाइटल पोर बन रहा था, वहां क्या क्या स्ट्रक्चर मिलती थी? किसको कवर करता था वो? गोनापोफाइसिस, राइट। आपके अच्छा, अगर आप बात करो तो कवरिंग क्यों रिक्वायरमेंट होती है भाई? अगर आप देखो फीमेल में बात करोगे तो फीमेल में क्या होगा? फीमेल गोनोपोर क्या क्या कवर करेगा? लॉजिकली सोचते हैं कि आपने एक कवरिंग बनाई, एक ब्रूड बनाया, एक पाउच बनाया जिसमें आपको कुछ कवर करना है, तो फीमेल क्या कवर करेगा? फीमेल गोनोपोर, राइट। उसके अलावा वो क्या कवर करता है? जो स्पर्मेथिकल पोर होते हैं उनको कवर करता है, क्योंकि उसको उसमें क्या रखना है? स्पर्म रखने। उसके अलावा क्या होती हैं? कोलेटरल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। अब आ जाइए मेल के अंदर। मेल ने ये स्ट्रक्चर बनाई। मेल ने एक तो कवर किया एनस, राइट। दूसरा क्या कवर करेगा? डॉर्सल साइड पे एनस होता है, राइट। अगर आप देखोगे इस सरफेस में, अगर ये कवरिंग एक बन रही है तो इसमें वो क्या कवर कर रहा है? डॉर्सल साइड पे एनस कर रहा है। वेंट्रल साइड पे अगर आप देखोगे तो वो क्या करता है? मेल गोनोपोर या गोनापोफाइसिस। एक्चुअली गोनापोफाइसिस क्या हुआ? दीज आर द स्ट्रक्चर जो आपके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कवर कर रहे हैं। गोनापोफाइसिस एक्चुअली वो होता है, और गोनापोफाइसिस आर द स्ट्रक्चर जो कॉपुलेशन में फाइनली फर्टिलाइजेशन के पार्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक एब्डोमेन इज डन, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। हमने क्या पढ़ा था? आई कैन टेक द 5 more minutes अगर हम रिवाइज कर पाए, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं थक गए तो। इफ़ यू वांट टू लीव तो देन इट्स फाइन। आप बताइए, आपका स्टेमिना है रिवीजन का? नहीं है? चलो, तो वी आर स्टॉपिंग हियर, बट आई वांटेड टू रिवाइज ऑल दीज 3 चैप्टर्स, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बता दो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है? क्या होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? अच्छा, मैं बस 10 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है। जल्दी बताओ, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, अगर वो राइट हैंड साइड मूव हो जाए तो उसका क्या मतलब है? ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में ओवरीज कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं? अगर आप देखोगे दैट इज प्रेजेंट इन द 2 to 6 ओवरियोल्स कितने होते हैं? अगर इन 2 और 6 को आप जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉकरोच में यही पूछा जाएगा, तो याद रखना। फीमेल में जो आपके ओवरीज प्रेजेंट होंगे किसमें? 26। हमारा रिपब्लिक डे किस दिन आता है? 26। कॉकरोच को कहां से जोड़ देंगे? रिपब्लिक डे के साथ 26। अगर इन दोनों को 6 और 2 को जोड़ दें कितने हो गए? 8। तो एक ओवरी के अंदर अगर आप ओवरियल्स देखो कितने हो गए? 8। आपको ये याद रहना चाहिए। दूसरा, आपसे एक ग्लैंड के बारे में पूछा जाता है, कौन से सेगमेंट पे होती है? मेल में ये 2 है 6 है, तो मेल आपको कोशिश करेगा अपने आप को डोमिनेट करने की, तो 2 की जगह आप कर दो 4 6 हो गया। मेल में एक ग्लैंड स्पेशली होती है, वो ग्लैंड होती है 7th पे 6, ठीक है। मशरूम ग्लैंड के बारे में बोला जाता है, तो वो आपको पूछा जाएगा, वो आप बता दोगे, राइट। सो वी आर स्टॉपिंग हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अ पेशेंस, ठीक है। थैंक यू।
You were wonderful throughout the session.